चलिए जी, सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कौन से चैप्टर का है, जल्दी जल्दी निपटा रहे हैं। हायर परचेज, ये तो वैसे ही बहुत इजी चैप्टर है। पढ़िए जी, देखें। पैसे बता दूं, पुराना सवाल है। क्या आप खुद से कर सकते हैं? यस, कर सकते हैं। ठीक है, पढ़िए जी। मैसर्स बीटा एंटरप्राइजेज bought 3 trucks from Gamma Limited on 1/4/17 on the following terms. So 3 ट्रक खरीदे हैं जी 1/4/17 को। डाउन पेमेंट है 6,50,000। 3 installments to be paid at the end of each year. First installment, second installment, third installment. Interest is charged at 10% per annum included in a above installment. Of course जो installment है वो ब्याज के साथ है। Messrs Beta Enterprise provides depreciation at 20% on diminishing balance on the trucks. तो 3 ट्रक खरीदे हैं जी। कैश प्राइस दिया नहीं हुआ, तो कैश प्राइस आपसे नहीं वो निकलवाने वाला है। ऑन 31 मार्च 2020 खरीदा कब है? 1/4/17, तो 17, 18, 18, 19, 19, 20 तीसरी किस्त में डिफॉल्ट हुआ है। मैसर्स बेटा एंटरप्राइजेज फेल टू पे द थर्ड इंस्टॉलमेंट अपॉन विच गामा लिमिटेड रीपोजेस्ड 1 ट्रक, वो 1 ट्रक ले गया। गामा लिमिटेड एग्रीड टू लीव 2 ट्रक्स विद मैसर्स बीटा एंटरप्राइजेज एंड एडजस्टेड द वैल्यू ऑफ 1 ट्रक अगेंस्ट द अमाउंट ड्यू। तो 2 ट्रक वो छोड़ गया और 1 ट्रक की वैल्यू जो पैसे बचे हुए थे उसके साथ एडजस्ट कर ली। अब वो ट्रक की वैल्यू कितनी डाली उसने जो वो उठा के ले गया? 1 ट्रक। द ट्रक टेकन ओवर वॉज वैल्यूड ऑन द बेसिस ऑफ 30% डेप्रिसिएशन एनुअली ऑन WDV बेसिस। सो वो कह रहे इस ट्रक की वैल्यू 30% डेप्रिसिएशन के हिसाब से निकालेंगे। बिल्कुल नॉर्मल सवाल है। बहुत सारे क्वेश्चंस ऑलरेडी इस तरह के हमने क्लास में किए हुए हैं। The balance amount remaining in the vendor account after the above adjustment was paid by Messrs Beta Enterprises after 2 months with interest at 18% per annum. जो भी पैसा बचा वो 2 महीने बाद 18% ब्याज सहित उसने पे कर दिया। You are required to calculate the cash price of the truck and the amount of interest paid with each installment. बहुत इजी है, कैश प्राइस बैक कैलकुलेशन से निकलता है, आपको पता है, इसका लॉजिक भी क्लास में डिस्कस किया हुआ है। प्रिपेयर ट्रक अकाउंट गामा लिमिटेड अकाउंट इन द बुक्स ऑफ बीटा एंटरप्राइजेज अज्यूमिंग दैट द बुक्स आर क्लोज्ड ऑन 31 मार्च एवरी ईयर। सो बिल्कुल एक नॉर्मल सा क्वेश्चन है, कुछ भी इस सवाल में खास नहीं है, बिल्कुल एक नॉर्मल सा सवाल है जैसे सारे क्वेश्चंस हम लोग करते हैं। सो आइए पहले कैश प्राइस निकाल लें। कैलकुलेशन ऑफ कैश प्राइस। सो लास्ट इंस्टॉलमेंट से स्टार्ट करते होते हैं, लॉजिक क्लास में किया हुआ है। सो 3,30,000 डिवाइडेड बाय 1.10, तो ये 3 लाख आ गया। फिर पिछली इंस्टॉलमेंट है 3,38,000 प्लस 3 लाख डिवाइडेड बाय 1.10, तो 6,38,000 डिवाइडेड बाय 1.10, 5,80,000। तो इसके सारे लॉजिक्स क्लास में ऑलरेडी डिस्कस्ड हैं। सो 580 प्लस फर्स्ट इंस्टॉलमेंट 355 डिवाइडेड बाय 1.10, सो 580 प्लस 355 डिवाइडेड बाय 1.10, सॉरी 580 प्लस 355 डिवाइडेड बाय 1.10, 8,50,000 प्लस कर दीजिए इसमें क्या, डाउन पेमेंट 6,50,000। सो इन दोनों का टोटल 15 लाख। ये आ गया आपका क्या, कैश प्राइस। क्लियर है? अब इंटरेस्ट निकाल लें। कैलकुलेशन ऑफ
इंटरेस्ट इन ईच इंस्टॉलमेंट, वो कह रहा था इंटरेस्ट भी निकाल के दिखाइए। कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट इन ईच इंस्टॉलमेंट, सो 15 लाख से स्टार्ट करेंगे। 6.5 लाख की तो डाउन पेमेंट ही है, तो बचा 8.5 लाख। तो पहला ब्याज इस पे लगेगा 10%, 85,000। पहली इंस्टॉलमेंट कितनी थी? 355,000। सो 355 माइनस 85, 2,70,000। सो 850 माइनस 270, 5,80,000। सो अगला ब्याज आएगा इस पे 10%, 58,000। किस्त कितनी है? 3,38,000। सो अगेन ये 270 ही बचेगा, है ना। 338 माइनस 58, 280। तो लास्ट में बचा 3 लाख। सो 3 लाख का 10%, 30,000। किस्त थी 3,30,000, तो ये हो गया 3 लाख। लो जी। सो पहले पार्ट में दो चीजें मांगी थी, एक तो कैश प्राइस मांगा था और दूसरा इंटरेस्ट इंक्लूडेड इन ईच इंस्टॉलमेंट मांगा था, वो दोनों हमने निकाल दिए। अब सेकंड पार्ट में अकाउंट्स मांगे हैं। 3 साल के खाते बनेंगे। ट्रक अकाउंट, तो इसमें डेट का कॉलम जरूर बनाना है। बिल्कुल सिंपल सिंपल क्वेश्चन है जी। आरटीपी में पेपर में भी ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं। डेट, पर्टिकुलर्स एंड अमाउंट, डेट, पर्टिकुलर्स एंड अमाउंट। और दूसरा गामा एंटरप्राइजेस, यस गामा लिमिटेड का खाता बनेगा जी, गामा लिमिटेड अकाउंट। सो डेट, particulars, amount, date, particulars, amount। चलिए जी। सो पहली एंट्री क्या होती है? पहली एंट्री कब होगी? 1/4/2017 को, तो ट्रक अकाउंट डेबिट टू गामा लिमिटेड। कैश प्राइस 15 लाख। सो गामा में 1/4/2017 को बाय ट्रक 15 लाख। इमीडिएटली डाउन पेमेंट है कितने की? 650। सो 1/4/17 को टू बैंक एंट्री होती है, हायर वेंडर टू बैंक 6,50,000। अब सीधा 1 साल बाद पहला इंटरेस्ट लगेगा 31 मार्च 18 को। बाय इंटरेस्ट पहला ब्याज कितना है? 85,000। पहली किस्त पे होगी 31 मार्च 18 को। टू बैंक पहली किस्त कितनी है? 3,55,000 और 31 मार्च 18 को आ जाएगा टू बैलेंस कैरिड डाउन बैलेंसिंग फिगर। सो 15,85,000 माइनस 65,000 माइनस 355,000, 11,65,000। 11,65,000, ये कुछ ज्यादा नहीं बन गया? 65 मैंने माइनस कर दिया,
15,85,000 माइनस 6,50,000 माइनस 355,000 5,80,000, मैं भी कहूँगा ज़्यादा आ गया था। तो 1/4/2018 बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 5,88,000। आइए डेप्रिसिएशन लगाएं। बीटा डेप्रिसिएशन लगाता है 20% के रेट पे। बाय डेप्रिसिएशन 15 लाख का 20% 3 लाख। बाय बैलेंस कैरेट डाउन 12 लाख। एक 4/18 टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 12 लाख। क्या उसने दूसरी किस्त पे करी है? बिल्कुल करी है। तो दूसरी किस्त का ब्याज बाय इंटरेस्ट 58,000, ये 5,80,000 है। 58,000। क्या उसने दूसरी किस्त पे करी है? बिल्कुल करी है। टू बैंक 338,000 टू बैलेंस कैरेट डाउन 3 लाख आएगा। 580 प्लस 58 माइनस 338 3 लाख। सो आराम से रिवाइज करते चले जा रहे हैं। सो 1/4/19 को बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 3 लाख। तो क्या दूसरे साल की डेप्रिसिएशन लगेगी? बिल्कुल लगेगी। 31 मार्च 19 को बाय डेप्रिसिएशन 20% 2,40,000 WDV है। तो बाय बैलेंस कैरेट डाउन 9,60,000। एक 4/19 टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 9,60,000। क्लियर है? अब तीसरे साल उसने डिफॉल्ट कर दिया, पर क्या तीसरे साल का ब्याज लगेगा? ब्याज तो लगेगा। बाय इंटरेस्ट 30,000, पर टू बैंक नहीं होगा। क्या तीसरे साल की डेप्रिसिएशन लगेगी? बिल्कुल लगेगी। भाई पूरा साल एसेट यूज किया है तो डेप्रिसिएशन तो लगेगी 20% की। 1,92,000। अब गामा आया और एक ट्रक उठा के ले गया, तो मैंने कहा जी कुछ पैसे तो छोड़ो। तो क्या एंट्री होती है? गामा लिमिटेड अकाउंट डेबिट टू ट्रक अकाउंट कि इतने पैसे वो एक ट्रक के मुझे छोड़ देगा। तो ये ट्रक की वैल्यू निकालनी पड़ती है और वैल्यू निकालनी है 30% डेप्रिसिएशन के हिसाब से। सो वर्किंग नोट, कैलकुलेशन ऑफ वैल्यू ऑफ वन रीपोजेस्ड ट्रक। सो वो कह रहा है कि हम 30% एनुअल डेप्रिसिएशन के हिसाब से वैल्यू निकालेंगे। अब एक ट्रक, 3 ट्रक थे 15 लाख के, तो एक ट्रक की कॉस्ट कितनी हुई? 5 लाख, है ना। अब इस पे 30% डेप्रिसिएशन 3 साल की डालनी है, तो इंटू 0.7 इंटू 0.7 इंटू 0.7। क्लियर है? सो निकाल लें ये 5 लाख। बच्चे अब ये सारे लॉजिक क्लास में किए हुए हैं प्लीज। 171,500 इतने पैसे वो छोड़ेगा। 171,500 वो छोड़ेगा, बाकी मुझे चुकाने पड़ेंगे और वो मैंने चुकाए हैं। लास्ट लाइन पढ़िए, बैलेंस अमाउंट रिमेनिंग इन द वेंडर अकाउंट वॉज पेड आफ्टर 2 months विद इंटरेस्ट एट 18%। वो बाद में देखते हैं। तो पहले ट्रक अकाउंट में डाल दें बाय गामा लिमिटेड 171,500। अब हमें गेन और लॉस ऑन रीपोजेशन निकालना पड़ेगा।
भाई उसने ट्रक की वैल्यू डाली 171,500, मेरी बुक्स में जरूरी थोड़ा 171,500 है, क्योंकि मैं तो 20% डेप्रिसिएशन लगाता था। सो वर्किंग नोट में हमें निकालना पड़ेगा कैलकुलेशन ऑफ गेन और लॉस ऑन रीपोजिशन। सो बुक वैल्यू ऑफ वन ट्रक, जो एक ट्रक रीपोजेस हुआ उसकी बुक वैल्यू 20% डेप्रिसिएशन के हिसाब से, तो इंटू 0.8 इंटू 0.8 इंटू 0.8, ये तरीका है। आप -20%, -20%, -20% ऐसे भी कर सकते हैं। सो 5 लाख इंटू 0.8 इंटू 0.8 इंटू 0.8, 2,56,000। बुक्स में वैल्यू थी 2,56,000, जबकि उसने कितनी वैल्यू डाली 171,500। सो दिस विल बी योर लॉस ऑन रीपोजेशन, जो कहां जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा, 84,500। सो बाय P&L 84,500, और यहां आ जाएगा जी बाय बैलेंस कैरिड डाउन। जो भी दो ट्रक की वैल्यू होगी वो अपने आप आ जाएगी। सो 9,60,000 माइनस 1,92,000 माइनस 171,500 माइनस 84,500, 5,12,000 बैलेंसिंग फिगर। क्लियर है? अब यहां जो बचा हुआ पैसा था वो 2 महीने बाद लौटाना है। पहले यहां हो जाएगा टू बैलेंस कैरेट डाउन, बैलेंसिंग फिगर 3,30,000 माइनस 171,500, 158,500, 158,500। अब ये 2 साल बाद पे करना है, सॉरी 2 महीने बाद पे करना है, तो 1/4/2020 बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 158,500। 2 महीने कितने बनते हैं, 31/5 बाय इंटरेस्ट। ये सेम सवाल है बुक में, कितने ब्याज के साथ, 18% इंटू 2/12, 4,755 प्लस 158,500, 163,255, टू बैंक 163,255। लो जी। सो ये बिल्कुल सेम क्वेश्चन ऑलरेडी बुक में था, बट चलो आरटीपी में दिया हुआ था, हमने रिवाइज कर लिया। लिख लीजिए, लिखना चाहते हैं तो। पॉज करिए, ऊपर करेंगे। पॉज करिए, पॉज करिए, पॉज करिए, पॉज करिए। चलिए, सो आराम से बच्चे इसको पॉज करके लिख लीजिएगा। चलो नेक्स्ट सवाल देखिए जरा। नेक्स्ट है जी डिपार्टमेंटल का, और ये अगेन बच्चे बुक का ही क्वेश्चन है, सिमिलर सवाल किताब में है, सो आप खुद से भी कर सकते हैं। ठीक है, पढ़िए जी। P Limited has 2 departments X and Y. From the following particulars, you are required to prepare departmental trading account and combined trading and profit and loss account for the year ending 31 मार्च 2021। तो ये सेम सवाल था जहां दो चीजें मांगी जाती हैं, एक डिपार्टमेंटल का ट्रेडिंग अकाउंट और दूसरा कंबाइंड ट्रेडिंग अकाउंट, जिसको हम कंसोलिडेटेड ट्रेडिंग अकाउंट भी बोलते हैं। डिपार्टमेंट एक्स, डिपार्टमेंट वाई, ओपनिंग स्टॉक एट कॉस्ट दिया है, परचेजेस, कैरेज इनवर्ड, वेजेस और सेल्स। और ये देखो
purchased goods transferred by department Y to department X, purchased goods transferred by department X to department Y, finished goods transferred by Y to X, finished goods transferred by X to Y, return of finished goods by Y to X, रिटर्न ऑफ फिनिश्ड गुड्स बाय एक्स टू वाई। सो बहुत सारे क्या दिए हुए हैं, इंटरनल ट्रांसफर्स दिए हुए हैं। तो दो तरह के इंटरनल ट्रांसफर्स हैं जी, एक परचेज्ड गुड्स के और दूसरे फिनिश्ड गुड्स के। सो दो तरह के इंटरनल ट्रांसफर्स आपको दिए हुए हैं, एक परचेज्ड गुड्स के और दूसरे फिनिश्ड गुड्स के। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, purchased goods have been transferred mutually at their respective departmental purchase cost and finished goods at departmental market price। लो जी, जो परचेज्ड गुड्स ट्रांसफर होते हैं वो परचेज कॉस्ट पे ही ट्रांसफर होते हैं, मतलब इसमें किसी तरह का कोई प्रॉफिट ऐड नहीं किया जाता, इसलिए इसमें किसी भी तरह का कोई स्टॉक रिजर्व नहीं आएगा। क्योंकि स्टॉक रिजर्व तभी आता है जब गुड्स ट्रांसफर किए जाते हैं किसके ऊपर, मार्केट प्राइस के ऊपर या प्रॉफिट ऐड करके सेलिंग प्राइस के ऊपर। सो दोबारा पढ़ लीजिए, परचेज्ड गुड्स हैव बीन ट्रांसफर्ड म्यूचुअली एट देयर रिस्पेक्टिव डिपार्टमेंटल परचेज कॉस्ट व्हाइल फिनिश्ड गुड्स एट मार्केट प्राइस। तो हम क्लास में बताते होते हैं जब लिखा हो कि मार्केट प्राइस पे ट्रांसफर हुए हैं, सो मतलब जीपी रेट वही है जिस रेट पे आप बाजार में सेल करते हैं, तो वो जीपी रेट आपको निकालना पड़ता है। एंड दैट 20% ऑफ द फिनिश्ड स्टॉक क्लोजिंग एट ईच डिपार्टमेंट रिप्रेजेंटेड द फिनिश्ड गुड्स रिसीव्ड फ्रॉम द अदर डिपार्टमेंट। हर डिपार्टमेंट का जो क्लोजिंग फिनिश्ड स्टॉक है उसका 20% दूसरे डिपार्टमेंट से आया है, तो ये 20% को क्या बोला जाता है, कंटेंट रेशियो बोला जाता है। दिस 20% इज नोन एज द कंटेंट रेशियो। और स्टॉक रिजर्व सिर्फ क्लोजिंग स्टॉक पे ही लगाना है, ये साफ लिखा हुआ है सवाल में। ओपनिंग स्टॉक वैसे भी कॉस्ट पे है, तो ओपनिंग स्टॉक के ऊपर किसी तरह का स्टॉक रिजर्व नहीं लगेगा। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन होता है, बस हम क्लास में इसको थोड़ा अलग तरीके से कराते हैं कि बड़े सारे इंटरनल ट्रांसफर्स हैं, बड़े सारे इंटरनल ट्रांसफर्स हैं, हम सबका एक ही इंटरनल ट्रांसफर बना के आपको करा देते हैं ताकि ये क्वेश्चन आपको नॉर्मल सवाल लगे। परचेज्ड गुड्स को हम परचेजेस में सीधे ही एडजस्ट कर देंगे ट्रांसफर को, कारण इसके ऊपर किसी भी तरह का कोई स्टॉक रिजर्व तो लगना नहीं, अनरियलाइज प्रॉफिट तो इस पे आएगा नहीं क्योंकि ये तो कॉस्ट पे ट्रांसफर हुए हैं। तो हमारे लिए इंटरनल ट्रांसफर सिर्फ फिनिश्ड गुड्स हैं, तो उसमें से भी भेजे और रिटर्न को नेट करके हम इंटरनल ट्रांसफर शो करेंगे। सो हम इसको अलग तरीके से करते हैं, इंस्टीट्यूट थोड़ा फॉर्मेटिंग अलग करता है, मैं आपको सिंपल तरीके से कराता हूं। चलिए जी सॉल्व करते हैं इसको। सो बच्चे वैसे तो मन नहीं है क्योंकि बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है और पहले क्लास में किया भी हुआ है, बट स्टिल करा ही देते हैं। सो दो चीज़ें मांगी हैं जी सवाल ने। पहले तो उसने मांगा है सिर्फ ट्रेडिंग अकाउंट, सो डिपार्टमेंटल ट्रेडिंग अकाउंट मांगा है क्वेश्चन ने। सो हालांकि सवाल ने ट्रेडिंग अकाउंट मांगा होता है, क्या इसमें स्टॉक रिजर्व आएंगे ट्रेडिंग अकाउंट में? द आंसर इज नो। ट्रेडिंग अकाउंट में स्टॉक रिजर्व थोड़ा ना आते हैं, तो स्टॉक रिजर्व फिर किस में आएंगे? वो आएंगे कॉन्सॉलिडेटेड ट्रेडिंग अकाउंट में, जो इकट्ठा बनेगा, क्योंकि स्टॉक रिजर्व तो हम जनरल पीएल में डालते हैं ना, ट्रेडिंग अकाउंट में तो स्टॉक रिजर्व डालते नहीं है। चलिए जी, सो डिपार्टमेंट एक्स, डिपार्टमेंट वाई, डिपार्टमेंट एक्स और डिपार्टमेंट वाई। तो सबसे पहले टू ओपनिंग स्टॉक जो नॉर्मल चीज़ें हैं वो लिख देते हैं, 70,000 और 54,000। टू परचेजेस अभी छोड़ दीजिए, बिकॉज परचेज में हम परचेज गुड्स ट्रांसफ़र को एडजस्ट करेंगे, हम उसको सेपरेटली एक इंटरनल ट्रांसफ़र की तरह नहीं देखेंगे
क्योंकि उस पर कोई स्टॉक रिजर्व नहीं लगाना। बाकी आप इसको इंटरनल ट्रांसफ़र की तरह कर भी सकते हैं, पर मेरे कराने का तरीका यही है। टू कैरेज इनवर्ड 6000 और 6000, टू वेजेस 21,000 और 24,450 बाय सेल। सो सेल को हम एज इट इज़ लिख देते हैं 3,10,000 और 2,54,000। अब बच्चे परचेज गुड्स ट्रांसफ़र और फिनिश गुड्स ट्रांसफ़र ये सब हैं, तो टू इंटरनल ट्रांसफ़र और बाय इंटरनल ट्रांसफ़र। सो पहले हम लोग परचेज निकाल लेते हैं और परचेज गुड्स ट्रांसफ़र को परचेज में ही एडजस्ट कर देंगे। सो वर्किंग नोट नंबर 1, कैलकुलेशन ऑफ परचेज। सो डिपार्टमेंट X, डिपार्टमेंट Y। सो परचेज कितनी है? X की है 2,14,000 और Y की है 166। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है? परचेज्ड गुड्स ट्रांसफर्ड बाय Y टू X। Y ने X को भेजा, तो X के लिए तो ये परचेज की तरह हो गया। कितना? 30,000। तो Y में से 30,000 क्या हो जाएगा? माइनस। आप इसको सेपरेट इंटरनल ट्रांसफ़र ट्रीट कर लीजिए, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, पर मैं ऐसे कराना ज़्यादा बढ़िया समझता हूँ, बिकॉज इस पर कोई किसी भी तरह का कोई स्टॉक रिजर्व नहीं लगना, बिकॉज ये कॉस्ट पे ट्रांसफ़र हुए हैं। परचेज गुड्स ट्रांसफर्ड बाय X टू Y, X ने Y को भेजे, तो Y के लिए ये परचेज है, तो X के लिए ये परचेज गुड्स में से माइनस हो जाएगा। सो ये आपके निकल के आगे नेट परचेजेस। मैं फिर कह रहा हूँ, हम थोड़ी डिफरेंट प्रेजेंटेशन कराते हैं इस क्वेश्चन की। इंस्टीट्यूट इनको इंटरनल ट्रांसफ़र की तरह एंट्रीज डालता है, आंसर सेम ही आएगा दोनों का। सो 166 माइनस 30 प्लस 24, 1,60,000। सो ये परचेज आ गई 2,20,000 और 1,60,000। इससे बड़ा इजी हो जाता है हमारे लिए क्वेश्चन को करना। ठीक है, आइए जी इंटरनल ट्रांसफर्स कैलकुलेट कर लेते हैं, क्योंकि कुछ रिटर्न भी है। सो कैलकुलेशन ऑफ इंटरनल ट्रांसफ़र। आइए जी, सो पहले बात करते हैं X टू Y। सो फिनिश्ड गुड्स ट्रांसफर्ड, पहले Y टू X देख लो। फिनिश्ड गुड्स ट्रांसफर्ड बाय Y टू X, Y ने X को 80,000 के फिनिश गुड्स भेजे हैं, पर इसमें से कुछ रिटर्न आया होगा। रिटर्न किसने किया होगा? X ने Y को। तो रिटर्न ऑफ फिनिश्ड गुड्स बाय डिपार्टमेंट X टू Y है 17,000। तो नेट इंटरनल ट्रांसफ़र आती है कितना? 63,000। समझ गए ना? 80,000 माइनस 17,000 इज 63,000। कि Y ने X को 80,000 का माल भेजा है, उसमें से 17,000 का तो X ने वापस भेज दिया। अब X ने Y को कितने का माल भेजा है? X ने Y को 1 लाख का माल भेजा है, तो इसमें से ज़रा सेल रिटर्न माइनस कर दीजिए। जो Y ने X को वापस किया है 25,000 का, तो नेट कितने का माल गया है? 75,000 का। अब Y ने X को भेजा है, तो Y के लिए सेल है 63,000 और X के लिए परचेज है 63,000। और अगर X ने Y को भेजा है तो X के लिए सॉरी Y ने X को भेजा ना, तो Y के लिए सेल है 63,000। ये मैंने गलत लिख दिया। Y के लिए सेल है 63, X के लिए परचेज है। X ने Y को भेजा है 75,000, सो ये रहा 75,000 और 75,000। तो इससे हमें कोई दिक्कत नहीं आएगी सवाल करने में। बाय क्लोजिंग स्टॉक, क्योंकि जब हम जीपी रेट निकालेंगे क्लोजिंग स्टॉक रिजर्व के लिए तो हमें इजी हो जाएगा। परचेज्ड गुड्स, फिनिश्ड गुड्स। सो परचेज गुड्स का है 12,000 और 15,000 और फिनिश्ड गुड्स का 60,000 और
थाउजेंड। तो ये निकल के आ गया जी आपका ग्रॉस प्रॉफिट बैलेंसिंग फिगर। सो हम हमेशा इसी तरह से ही कराते हैं ताकि आपको एक ही इंटरनल ट्रांसफ़र नज़र आए, नहीं तो आप इतने सारे इंटरनल ट्रांसफ़र देख के जब स्टॉक रिजर्व निकालेंगे तो कंफ्यूज हो जाएंगे। ऐसे आप कभी कंफ्यूज नहीं होंगे। आंसर इंस्टीट्यूट से टैली करेगा 77,000, 254 प्लस 63 प्लस 15 प्लस 35 माइनस 54 माइनस 160 माइनस 6,000, 24450 माइनस 75, 47550। अब ध्यान से मेरी बात को सुनो, यहाँ तक तो ठीक है, पर हम क्लास में इसके बाद जनरल पीएल भी बनवा देते हैं। इंस्टीट्यूट ने बनाना बंद कर दिया, पहले बनाते थे। सो जनरल पीएल अब नहीं बनाएंगे हम, क्योंकि इंस्टीट्यूट भी नहीं बना रहा, और हम सीधा जो सेकंड पार्ट में कंसोलिडेटेड या कंबाइंड ट्रेडिंग पीएल मांगा है उसमें स्टॉक रिजर्व डाल देंगे। सो हम क्लास में ये बनवाते थे, फिर जनरल पीएल बनाते थे, फिर कंबाइंड भी बनवाते थे। सो जनरल पीएल ये लोग बना नहीं रहे क्योंकि मांगा नहीं हुआ। सो आप कंबाइंड पीएल, क्योंकि कंबाइंड पीएनएल मांगा है ना, सो कंबाइंड पीएनएल में ही स्टॉक रिजर्व डल जाएगा। अदरवाइज हमने क्लास में लिखवाया हुआ है कि चाहे क्वेश्चन में लिखा चाहे नहीं लिखा, आपको जनरल पीएल बनाना ही बनाना है। बट क्योंकि इस सवाल में कंबाइंड पीएल मांगा है, सो आप जनरल पीएल छोड़ दीजिए। क्लास में बनवाया हुआ है, पर अब ध्यान रखिएगा आप छोड़ सकते हैं। बना भी दोगे तो कोई कुछ कहेगा नहीं, एक्स्ट्रा ही है। कंबाइंड ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, तो इसके लिए हमें कंबाइंड मतलब दोनों का इकट्ठा बनाना है, तो इंटरनल ट्रांसफर्स इसमें से गायब हो जाएंगे और हमें क्या निकालना पड़ेगा, स्टॉक रिजर्व निकालना पड़ेगा। सो वर्किंग नोट बनाते हैं, कैलकुलेशन ऑफ स्टॉक रिजर्व, कैलकुलेशन ऑफ स्टॉक रिजर्व। क्या फॉर्मूला होता है स्टॉक रिजर्व का, क्लोजिंग स्टॉक मल्टीप्लाइड बाय क्या, कंटेंट रेशो मल्टीप्लाइड बाय प्रॉफिट रेशो। अब दो क्लोजिंग स्टॉक हैं, एक फिनिश्ड गुड्स का, एक परचेज्ड गुड्स का। क्या परचेज्ड गुड्स पे स्टॉक रिजर्व लगेगा? नो, क्योंकि ये तो कॉस्ट पे ट्रांसफर हुए, तो स्टॉक रिजर्व सिर्फ किस पे लगेगा, फिनिश्ड गुड्स के ऊपर ही लगेगा। क्लियर है? कंटेंट रेशो 20% दी हुई है, सिर्फ निकालनी है क्या, प्रॉफिट रेशो। सो कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट रेशो, और मार्केट प्राइस पे ट्रांसफ़र हुए हैं तो जीपी रेशो निकालना पड़ेगा दोनों का, क्योंकि दोनों ने एक दूसरे को ट्रांसफ़र किया है सामान। सो प्रॉफिट रेशो ऑफ डिपार्टमेंट एक्स, सो डिपार्टमेंट एक्स का जीपी है 77,000, जीपी रेट निकालना है जी, डिवाइडेड बाय सेल कितनी लोगे, सेल लेंगे इन दोनों का टोटल। अब देखो बहुत इजी हो गया, क्योंकि एक ही इंटरनल ट्रांसफ़र दिख रही है। अगर मैं 3 डाल देता तो आप परेशान हो जाते। सो 310 प्लस 75,000, इसलिए हम एक ही डलवाते हैं, क्योंकि अदरवाइज़ आपको जीपी रेट निकालने में बहुत समस्या आती। तो 77,000 डिवाइड बाय 385, सो 20% डिपार्टमेंट एक्स का आता है। वाई का परचेज्ड गुड्स ट्रांसफ़र क्यों नहीं कंसिडर होंगे, बिकॉज उनमें तो प्रॉफिट है ही नहीं। फिनिश्ड गुड्स ट्रांसफ़र जीपी रेट में कंसिडर होंगे, बिकॉज उसमें क्या है, प्रॉफिट है। 254 प्लस 63,000, तो 47550 डिवाइडेड बाय 254,000 प्लस 63,000 इंटू 100, 3,17,000। सो ये आता है जी 15%। आइए जी, स्टॉक रिजर्व ऑफ डिपार्टमेंट एक्स, तो क्लोजिंग स्टॉक ऑफ एक्स कितना, 60,000 मल्टीप्लाइड बाय कंटेंट रेशो 20% और प्रॉफिट रेशो किसका, वाई का। तो 60,000 इंटू 20% इंटू 15%, 1800। स्टॉक रिजर्व ऑफ वाई, क्लोजिंग स्टॉक कितना है वाई का, 35,000, कंटेंट रेशो दी हुई है 20% और प्रॉफिट रेशो कितनी है, एक्स की 20%। सो 35 इंटू 20% इंटू 20%, 1400।
सो टोटल क्लोजिंग स्टॉक रिजर्व कितना आ गया 3200। इस तरीके से अब आपको करना है। आइए जी, कंबाइंड पीएल टू ओपनिंग स्टॉक दोनों का टोटल 1,24,000 टू परचेजेस। अब इसमें ये वाले परचेज नहीं डालने, ध्यान रखना, बिकॉज इनमें तो इंटरनल ट्रांसफ़र भी है ना, और कंबाइंड वाले में इंटरनल ट्रांसफ़र तो आपस में कट हो जाता है कॉन्ट्रा। अब नॉर्मल परचेजेस आएंगे 2,14,000 प्लस 1,66,000, ये ध्यान रखिएगा 3,80,000 टू कैरेज इनवर्ड 12,000 टू वेजेस, दोनों का टोटल 21,000 प्लस 2,4450 45450। ये फिनिश गुड्स ट्रांसफ़र तो आएगा नहीं, ये तो आपस में कॉन्ट्रा कैंसिल हो जाएगा, सेल आ जाएगी जी सीधा 3,10,000। कोई और कुछ नहीं लेना क्योंकि वो आपस में कॉन्ट्रा कैंसिल हो जाएंगे कंबाइंड में। बाय क्लोजिंग स्टॉक परचेज्ड गुड्स फिनिश्ड गुड्स, तो परचेज्ड गुड्स का 12,000 प्लस 15,000 27,000, फिनिश्ड गुड्स का 60,000 प्लस 35,000 95,000। और यहाँ आप डाल सकते हैं क्या, कंबाइंड पीएल मांगा है ना सवाल ने, कंबाइंड ट्रेडिंग एंड पीएल मांगा है, तो पहले यहाँ ग्रॉस प्रॉफिट निकाल दें, फिर नेट प्रॉफिट निकालने के लिए हम लोग क्या डाल देंगे, स्टॉक रिजर्व डाल देंगे 124,550। ये इन दोनों के टोटल के बराबर आना चाहिए, चेक कर लो, बिल्कुल बराबर आ रहा है 124,550। अब क्योंकि ये कंबाइंड है सो हम इसमें डालेंगे क्या, स्टॉक रिजर्व कितना 3200 का, और ये आपका निकल के आएगा नेट प्रॉफिट बैलेंसिंग फिगर। सो 124,550 माइनस 3200 121,350। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, ये सिमिलर क्वेश्चन क्लास में किया हुआ है बट प्रेजेंटेशन डिफरेंट है। वहाँ हम जनरल पीएल बनाते हैं और जब हम कंबाइंड पीएल बनाते हैं तो हम स्टॉक रिजर्व फिनिश्ड गुड्स में से माइनस करके बना देते हैं, आंसर वही आएगा, प्रेजेंटेशन में डिफरेंस है। बेटर है आप ये प्रेजेंटेशन फॉलो करिए बिकॉज इंस्टीट्यूट अब ये इस प्रेजेंटेशन पे चलेगा, आंसर सेम आएगा। मैं ये स्टॉक रिजर्व यहाँ डेबिट करने की बजाय फिनिश गुड्स में से माइनस करके दिखा दूंगा तो भी आंसर आ जाएगा। सो जो क्लास में हमने जब ये क्वेश्चन कराया था तो हमने जनरल पीएल भी बनवाया था और कंबाइंड पीएनएल में स्टॉक रिजर्व फिनिश गुड्स से माइनस करके दिखाया था। अब बेटर है कि आप ये वाला प्रेजेंटेशन फॉलो करें एग्जाम पर्पस के लिए, ठीक है। सो अगर ये क्वेश्चन आता है सो इस प्रेजेंटेशन पे आप ये सवाल अब करके आएंगे, क्लियर है। सो जहां जहां इंस्टीट्यूट चेंज करेगा बच्चे हमें चेंज करना होगा, ओके, समझ गए इस बात को। सो जो क्लास में क्वेश्चन सिमिलर किया है उस प्रेजेंटेशन से नहीं करना, इस प्रेजेंटेशन से करना है, हालांकि आंसर दोनों से सेम ही आएगा, क्लियर है। तो इसको जरूर लिख लीजिएगा क्योंकि हमने प्रेजेंटेशन में थोड़ा सा चेंज किया है इस सवाल में। पॉज करिए, ऊपर करेंगे, पॉज करिए, ऊपर करेंगे, पॉज करिए, पॉज करिए, पॉज करिए। चलिए सो आराम से बच्चे इसको पॉज करके लिख लीजिएगा। चलिए जी, सो आइए नेक्स्ट देखते हैं। सो ऑलमोस्ट ख़त्म ही होने वाले हैं। ये बच्चे बिल्कुल सेम क्वेश्चन है बुक का, ब्रांच का क्वेश्चन है। सो ये हमने क्लास में वो रिफाइंड ऑयल घी वाला क्वेश्चन कराया हुआ है, तो मैं ना क्लास रिकॉर्डिंग ही इसके साथ शेयर कर दूंगा, सिर्फ फिगर्स का अंतर होगा। मैं क्वेश्चन दिखा दूंगा आपको कौन सा है, एक बार फिगर्स का ज़रूर अंतर होगा, अदरवाइज़ अब सिमिलर क्वेश्चन है तो दोबारा करा के मुझे तो कुछ मिलना तो है नहीं। आपको रिवाइज़ कराना है
सो मैं आपके लिए क्लास रिकॉर्डिंग इस क्वेश्चन की शेयर कर दूंगा, मैं दिखा दूंगा आपको कौन सा क्वेश्चन है। घी और ऑयल वाला ये वाला क्वेश्चन है, ये देखो। आर्नोल्ड ऑफ दिल्ली 25 टिन्स ऑफ ऑयल, घी और ऑयल बनाता है, और यहाँ भी वही घी और ऑयल है। देखो ये सारा कुछ वही है, रिफाइंड ऑयल, घी, वही परचेज, घी और ऑयल, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, एक्सपेंसेस बाय हेड ऑफिस, बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन है, बुक का सवाल है, ऑलरेडी एग्ज़ाम में आया भी हुआ है नवंबर 16 में, और मैंने इंपॉर्टेंट मार्क भी किया हुआ है। तो छोड़ेंगे नहीं, मैं ये क्वेश्चन 12 की रिकॉर्डिंग यहाँ पे शेयर कर दूंगा जिससे आप इस क्वेश्चन को कर सको। ठीक है, डिपेंडेंट ब्रांचेस का समय ब्रांच अकाउंट बनाना है, स्टडी मटेरियल में भी है, पेपर में भी आया हुआ है, आरटीपी में भी आया हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, छोड़ेंगे नहीं। मैं यहाँ पे इस सम की रिकॉर्डिंग को शेयर कर दूंगा ताकि आपकी रिवीजन भी हो जाए। ठीक है, सो ये सम मैं दोबारा नहीं कर रहा, पुरानी रिकॉर्डिंग इसी के साथ शेयर करूंगा। सो आइए पहले हम क्वेश्चन नंबर 12 ही करते हैं। ठीक है, होप सो आपने ये कर भी लिया होगा, बट स्टिल एक बार करना ज़रूरी है। पढ़िए जी ज़रा क्वेश्चन नंबर 12, इंपॉर्टेंट मार्क करिए इसको, डिपेंडेंट ब्रांचेस का सबसे बढ़िया सवाल है ये। पढ़िए जी। आर्नोल्ड ऑफ दिल्ली ट्रेड्स इन घी एंड ऑयल, इट हैज़ ए ब्रांच एट लखनऊ, he dispatches 25 tons of oil at 1000 per tin and 15 tins of ghee at 1500 per tin on 1st of every month. The branch incurs some expenditures which is met out of its collection. This is in addition to the expenditure directly paid by the head office. So बच्चे कुछ खर्चे ब्रांच पे करता है और कुछ खर्चे हेड ऑफिस पे कर रहा है। फॉलोइंग आर द अदर डिटेल्स। सो दिल्ली, लखनऊ, तो दिल्ली पहली बार डिपेंडेंट ब्रांचेस के सवाल में हेड ऑफिस का डेटा दिया हुआ है। सवाल डिपेंडेंट ब्रांचेस का है पर उसमें हेड ऑफिस का डेटा दिया हुआ है। परचेजेस घी और ऑयल, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, एक्सपेंसेस पेड बाय हेड ऑफिस, सेल्स दिए हैं, collection during the year including cash sales, remittance by branch to the head office। फिर दिल्ली के ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंसेस दिए हैं, ब्रांच के ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंसेस दिए हैं, एडिशन टू प्लांट एंड मशीनरी ऑन 1/1/2012 इतना, रेट ऑफ डेप्रिसिएशन फर्नीचर और फिटिंग एट 10% एंड प्लांट एंड मशीनरी एट 15% ऑलरेडी एडजस्टेड इन द अबव फिगर्स। The branch manager is entitled to 10% commission after charging such commission, whereas the general manager is entitled to 10% commission on overall company profit after charging such commission। So बच्चे इस सवाल में ब्रांच मैनेजर की कमीशन भी है और इस सवाल में हेड ऑफिस के मैनेजर की कमीशन भी है, पर वो ज़्यादा पंगा फॉरेन ब्रांचेस में होता है, डोमेस्टिक ब्रांचेस में कोई इतनी दिक्कत नहीं होती। General manager is also entitled to salary of 2000 per month, general expenses incurred by the head office 24,000। तो इस बार हेड ऑफिस का भी काफ़ी डेटा सवाल में दिया हुआ है। प्रिपेयर ब्रांच अकाउंट इन द हेड ऑफिस बुक्स, तो एक तो ब्रांच अकाउंट बनाना है, ऑल्सो प्रिपेयर द आर्नोल्ड्स ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एक्सक्लूडिंग ब्रांच ट्रांजेक्शंस। सो बच्चे हेड ऑफिस का ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट मांग लिया है और ब्रांच ट्रांजैक्शंस को उसमें इंक्लूड नहीं करना है। आर्नोल्ड्स ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना है एक्सक्लूड करके, किसको? ब्रांच की ट्रांजैक्शंस को। और ये क्वेश्चन देखो कब पूछा गया है, नवंबर 2016 में पूछा गया है। दोबारा पढ़िए सवाल एक बार, तब तक मैं यहाँ निकाल लूँ क्वेश्चन। दोबारा पढ़िए जी जल्दी। सो पहली बार डिपेंडेंट ब्रांचेस के क्वेश्चन में आपको साथ में हेड ऑफिस का भी ट्रेडिंग P&L उसने मांग लिया है। ठीक है,
पहले तो बच्चे ब्रांच अकाउंट ही बनाने हैं, और ब्रांच अकाउंट तो वैसे ही बनता है जैसे नॉर्मल ब्रांच अकाउंट होता है, ठीक है ना। चलिए जी, बनाइए जी ब्रांच अकाउंट। ब्रांच के लिए हेड ऑफिस का डाटा तो रेलेवेंट है नहीं, हमें सिर्फ ब्रांचेस का डाटा चाहिए होगा। ब्रांच अकाउंट, फिर ब्रांच डेटर्स अकाउंट, कैश अकाउंट चाहे रहने भी दो चल जाएगा। क्यों सर? बच्चे रेमिटेंस सवाल में दिया हुआ है, बाकी बाद में बनाना होगा बना लेंगे, पर जरूरत नहीं है। बिकॉज कैश अकाउंट हम क्यों बनाते हैं? रेमिटेंस के लिए बनाते हैं, और रेमिटेंस क्वेश्चन में दिया हुआ है, ठीक है। बाकी कहेंगे तो अपने लिए बना देंगे। चलिए जी, पहली लाइन से पढ़ते हैं। आर्नल्ड घी और ऑयल दो चीज़ों में काम करते हैं। गुड्स भेजे हैं, ही डिस्पैचेस 25 टन ऑफ। अच्छा, पहले तो ओपनिंग बैलेंसेस लिखने हैं ना, वो नीचे देखो लखनऊ ब्रांच के ओपनिंग बैलेंसेस दिए हुए हैं। पहले हम ओपनिंग बैलेंसेस लिखते हैं। 2 ओपनिंग बैलेंसेस, 2 ओपनिंग बैलेंसेस, ब्रांच स्टॉक। दो तरह का स्टॉक है, एक घी 17,000 और एक ऑयल 27,000, टोटल 44,000, ठीक है। या इनर कॉलम में लिखते हैं ना, बाद में टोटल इकट्ठा लिख देंगे। आगे उसके बाद ब्रांच डेटर्स, अदर कैश का बैलेंस दिया हुआ है तो कैश अकाउंट बनाना पड़ेगा। ब्रांच डेटर्स 75,750, ब्रांच कैश 7540, ब्रांच फर्नीचर, ब्रांच फर्नीचर 6250। प्लांट एंड मशीनरी तो है नहीं ब्रांच में, है ना, लगाइए इसका टोटल। प्लांट एंड मशीनरी सिर्फ हेड ऑफिस की है। 17,000 प्लस 27,000, 75,750, 7540, 6250, 133,540। क्लोजिंग बैलेंसेस भी लिख दें। बाय क्लोजिंग बैलेंसेस, बाय क्लोजिंग बैलेंसेस। फिर से ब्रांच स्टॉक, तो स्टॉक अकाउंट की जरूरत नहीं पड़ेगी। स्टॉक घी 133 या 13,250, ऑयल 44,750। डेटर्स का क्लोजिंग बैलेंस दिया नहीं हुआ तो वो तो अकाउंट बना के हम निकाल लेंगे। यहाँ से डेटर्स आ गया। कैश का बैलेंस दिया हुआ है 12,350, फर्नीचर भी दिया हुआ है, कितना है 5,625। ये भी टोटल नहीं लगा सकते बिकॉज डेटर्स मिसिंग है। चलिए ऊपर आ जाइए। उसने 25 टिन ऑयल के भेजे हैं और 15 टिन घी के भेजे हैं। 2 गुड्स सेंट टू ब्रांच, 2 गुड्स सेंट टू ब्रांच। घी कितना भेजा है? 15 टिन एट द रेट ऑफ 1500 पर टिन ऑन 1st ऑफ एवरी मंथ। तो फिर सवाल तो 12 महीने का होता है। 15 इंटू 1500 इंटू 12, 2,70,000। सिमिलरली ऑयल भेजा है 25 टिन्स ऑफ ऑयल भेजा है एट द रेट ऑफ 1,000 पर टिन इंटू 12। 25,000 इंटू 12, 3 लाख। टोटल हो गया आपका 5,70,000 गुड्स सेंट टू ब्रांच। ब्रांच कुछ खर्चे करता है, हेड ऑफिस कुछ खर्चे करता है, ओके। फॉलोइंग आर द अदर डिटेल्स। परचेजेस दिए हुए हैं वो तो हेड ऑफिस के हैं, डायरेक्ट एक्सपेंसेस हेड ऑफिस के हैं, एक्सपेंसेस पेड बाय हेड ऑफिस, तो हेड ऑफिस ने कैश भेजा है एक्सपेंसेस के लिए, कितना है
250। अच्छा, कैश अकाउंट डेटर अकाउंट में लिख दें बैलेंस ब्रॉट डाउन। डेटर्स का बैलेंस ब्रॉट डाउन कितना था? 75750। कैश अकाउंट बना ही लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि कैश का ना BDCD दिया हुआ है तो बेटर है बना ही लेना चाहिए। सो बैलेंस ब्रॉट डाउन, कैश का ब्रॉट डाउन बैलेंस कितना दिया हुआ है सवाल में, देखो जरा 7540। और कैश का कैरेट डाउन बैलेंस कितना दिया हुआ है बताओ? 12350। सो कैश के बैलेंसेस दिए हुए हैं 7540 और 12350। अब हेड ऑफिस ने पैसे भेजे, वो खर्चा हो गया होगा, मैं उस एंट्री को छोड़ दे रहा हूं, आप डालना चाहो डाल लो। आगे सेल्स दी हुई हैं तो ये क्रेडिट सेल ही होंगी, 2 सेल्स, घी और ऑयल। तो अपन टोटल करते हैं 342750 प्लस 315730। सो 342750 315730। सो 658480, 658480। ठीक हो गया। आगे कलेक्शन ड्यूरिंग द ईयर इंक्लूडिंग कैश सेल 647330। तो ये बाय कैश आ जाएगा 647330। सर इसमें तो कैश सेल भी है। हाँ तो बच्चे यहाँ भी तो टोटल सेल ही लिखी है। सो जितनी टोटल सेल में इसमें कुछ कैश सेल होगी उतना कैश यहाँ आ गया, तो कैश कैश अपने आप कट गया, नेट डेटर का बैलेंस अपने आप निकल आएगा। अगर बाय कैश में कैश सेल जुड़ी हुई है तो 2 सेल में भी तो कैश सेल जुड़ी हुई है, कहाँ लिखा है वो क्रेडिट सेल है, तो एम ए लिख रहा है इंक्लूडिंग कैश सेल, हमें इससे को फर्क नहीं पड़ता, हमारा आंसर विल रिमेन द सेम जैसे हम हमेशा करते रहे हैं। आगे रेमिट, अच्छा ये कैश अकाउंट में भी आ जाएगा। 2 डेटर्स 647330। रेमिटेंस बाय ब्रांच टू हेड ऑफिस, सो बाय हेड ऑफिस 613250। सो ये ब्रांच अकाउंट में आ जाएगा। बाय कैश 613250। फिर हेड ऑफिस के बैलेंसेस चाहिए नहीं, ब्रांच के बैलेंस लिख दिए। एडिशन टू प्लांट एंड मशीनरी, सो वो तो बच्चे हेड ऑफिस का है ना, उसको अपने को कुछ लेना देना नहीं है। रेट ऑफ डेप्रिसिएशन फर्नीचर का इतना, प्लांट का इतना, ऑलरेडी एडजस्टेड, सो हमें कुछ नहीं करना। मतलब ये जो फर्नीचर का बैलेंस दिया हुआ है ये डेप्रिसिएशन लगा के दिया हुआ है, आप चेक भी कर सकते हो। 6250 फर्नीचर का ओपनिंग बैलेंस था और डेप्रिसिएशन का रेट था 10%, सो माइनस 10% करोगे तो वही आएगा 5625। ठीक है ना, तो उसने पहले से ही एडजस्ट करके ही दिया है। ब्रांच मैनेजर इज एंटाइटल टू 10% कमीशन आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। आगे सारे खर्चे हेड ऑफिस के हैं। सो बच्चे पहले हम ब्रांच का प्रॉफिट निकाल लें, फिर उसके ऊपर कमीशन निकाल लेंगे। उसके लिए पहले डेटर्स का कैरी डाउन बैलेंस निकाल लें। 75750 प्लस 658480 माइनस 647330 86900 86900। सो ये टोटल लगा लें 13250 44750 12350 5625 162875। अच्छा कैश अकाउंट चेक करो टैली हुआ कि नहीं हुआ, क्योंकि रेमिटेंस तो दिया हुआ था। 647330 माइनस 613250 माइनस 12350। कैश में बच्चे यहाँ बैलेंस बच रहा है, एक मिनट दोबारा चेक करना पड़ेगा। हम्म 29270 बच रहा है। पता ये क्या है? बाय एक्सपेंसेस। सवाल कहता था कि कुछ खर्चे ब्रांच खुद करती है, याद है पहली लाइन में लिखा हुआ था, ये तो देखो द ब्रांच इनकर सम एक्सपेंडिचर विच इज मेट आउट ऑफ इट्स कलेक्शन। तो ध्यान से देखो वो खर्चे तो सवाल में कहीं दिए ही नहीं हुए थे। सो कैश अकाउंट का बैलेंसिंग फिगर ब्रांच के एक्सपेंसेस है, हालांकि उसका कुछ करना नहीं होता बिकॉज ब्रांच के खर्चे ब्रांच अकाउंट में तो आते नहीं, इसके लिए हेड ऑफिस ने तो पैसा भेजा नहीं, बट कैश अकाउंट से जो निकला है वो ब्रांच के खर्चे हैं। ठीक है ना, सो प्रॉफिट निकाल के कमीशन दे देते हैं।
613250 लोडिंग वगैरह तो है नहीं क्वेश्चन में, प्लस 162875 माइनस 133540 माइनस 5,70,000 14250। सो प्रॉफिट बिफोर कमीशन आ रहा है 58,335। सो यहाँ पे कमीशन दे दें, टू कमीशन 58,335 इंटू कमीशन का रेट कितना दिया हुआ है 10% आफ्टर चार्जिंग, सो 10/110 इंटू 10 डिवाइड बाय 110 5303, और ये निकल के आ गया बच्चे ब्रांच का प्रॉफिट। सो 53030 आना चाहिए, 58,335 माइनस 5303 53032, बिल्कुल ठीक। लो जी, क्लियर है। सो कुछ सवाल का ज्योग्राफिया ही अलग था, बिकॉज बीच में हेड ऑफिस का डाटा घुसेड़ा हुआ था, अदरवाइज तो क्वेश्चन तो नॉर्मल था जैसे हमने बाकी क्वेश्चन किए। हाँ, दूसरी चीज नहीं है, नहीं भी क्या है, हमने हेड ऑफिस का P&L बहुत बनाया है। सो वो कह रहे हैं प्रिपेयर द आर्नोल्ड्स ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एक्सक्लूडिंग ब्रांच ट्रांजेक्शंस, मतलब सिर्फ हेड ऑफिस का ही ट्रेडिंग P&L बनाना है। सो अब बाद में लिखिएगा। सो ये ऑलरेडी पेपर में आ चुका है क्वेश्चन, आर्नोल्ड्स ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, आर्नोल्ड्स ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। चलिए जी, सो ये तो नॉर्मल है, लिखिए टू ओपनिंग स्टॉक, सिर्फ हेड ऑफिस का बनाना है, ध्यान रखना। तो हेड ऑफिस का ओपनिंग स्टॉक घी का 1,50,000 और उसका 3.5 लाख, टोटल हो गया 5 लाख। फिर पहली लाइन में लिखा था गुड सेंड टू ब्रांच, तो ये बाय साइड पे आता है, बाय गुड सेंड टू ब्रांच। सो ये टोटल हमने ऊपर लगाया हुआ है, वही से लिख लेते हैं, 5,70,000, 5,70,000। आगे फिर हेड ऑफिस के कुछ परचेजेस भी हैं, 2 परचेजेस इनर कॉलम में, 14,75,000 प्लस 29,32,000, 14,75,000 29,32,000, 4407,000 4407,000। फिर डायरेक्ट एक्सपेंसेस भी हैं, 2 डायरेक्ट एक्सपेंसेस 383,275 383,275 बाय सेल्स। सो हेड ऑफिस की सेल्स दी हुई है, घी का कितना है 1,84,6,350 प्लस 2,741,250, 1,84,6,350 प्लस 2,741,250, 4,587,600। आगे क्लोजिंग स्टॉक, बाय क्लोजिंग स्टॉक घी का 3,12,500 प्लस 4,17,250, 3,12,500 4,17,250 729,750। चलिए जी, टू ग्रॉस प्रॉफिट बैलेंसिंग फिगर 4,587,600 प्लस 5,70,000 माइनस 5,04,07,000 383,275 132,675। गलत हो गया लगता है, तो ये तो प्रॉफिट, मेरा तो लॉस आ गया है, नीचे आंसर प्रॉफिट है। $597,075 मेरा पहले लॉस आ गया था।
सो बाय ग्रॉस प्रॉफिट 597075। आगे पढ़िए जी। डेटर कैश फर्नीचर प्लांट एंड मशीनरी एडिशन टू प्लांट एंड मशीनरी, ये हुआ है साल के शुरू में। डेप्रिसिएशन लगेगी। सो जितना भी एडिशन हुआ है एक एक 12 को ही हो गया, तो पूरे साल की डेप्रिसिएशन लगेगी फर्नीचर पे। सो फर्नीचर कितने का दिया हुआ है, क्लोजिंग बैलेंस देखिए फर्नीचर का ओपनिंग बैलेंस पे लगाओगे ना फर्नीचर पे, तो 21500 का 10% 2150 है ना। और प्लांट एंड मशीनरी का, वैसे तो बच्चे आप सीधा भी लगा सकते हैं प्लांट एंड मशीनरी पे। इधर देखिए ओपनिंग बैलेंस कितना है प्लांट एंड मशीनरी का 307250। परचेज कितनी करी है 602750 माइनस क्लोजिंग बैलेंस, क्योंकि आफ्टर डेप्रिसिएशन है ना, सो बैलेंसिंग फिगर अपने आप डेप्रिसिएशन आ जाएगी। 307250 602750 773500 136500 प्लस 2150 138650। सो ये डेप्रिसिएशन लगानी थी। आगे ब्रांच मैनेजर को कमीशन दे दी है। जनरल मैनेजर इज एंटाइटल्ड टू 10% कमीशन ऑन ओवरऑल प्रॉफिट। बच्चे ओवरऑल प्रॉफिट में तो ब्रांच का प्रॉफिट भी आता है। सो देखेंगे जनरल मैनेजर इज ऑल्सो एंटाइटल्ड टू सैलरी ऑफ 2000 पर मंथ। तो पहले इसको सैलरी तो दो 2000 पर मंथ, तो 2000 इंटू 12 कितना 24,000। और जनरल एक्सपेंसेस भी हैं एक 24,000 के। लो जी, अब बची है जनरल मैनेजर की कमीशन जो कि ओवरऑल कंपनी प्रॉफिट पे देनी है। अब कंपनी प्रॉफिट कहां से लाऊं, इससे तो सिर्फ हेड ऑफिस का प्रॉफिट निकलेगा। सो व्हाट वी विल डू, हम कमीशन निकालने के लिए यहां लिख देंगे बाय ब्रांच का प्रॉफिट, ताकि आंसर भी ओवरऑल कंपनी प्रॉफिट ही निकल आए। इंस्टीट्यूट ने भी यही किया है, हालांकि गलत है पर कोई हल नहीं है। नहीं तो जनरल मैनेजर को कमीशन कैसे दूं। सो ब्रांच का प्रॉफिट कितना है 53032 और यहाँ पे अब जीएम की कमीशन निकल आएगी ओवरऑल कंपनी प्रॉफिट के ऊपर। सो ओवरऑल कंपनी प्रॉफिट निकाल लेते हैं 597075 प्लस 53032 माइनस 138650 माइनस 24,000 सो ओवरऑल कंपनी प्रॉफिट आ रहा है 463,457 और कमीशन का रेट 10% आफ्टर चार्जिंग। सो 10/110 इंटू 10/110 42132। लो जी, ये निकल के आ गया आपका नेट प्रॉफिट। सो नेट प्रॉफिट भी ओवरऑल कंपनी प्रॉफिट ही है 463,457 माइनस 42132 421,325 और यही देख लो आंसर भी दिया हुआ है। सो कुछ हद तक सही नहीं है कि इस तरह से आपने ब्रांच का प्रॉफिट क्रेडिट कर दिया बिना किसी इनकॉर्पोरेशन के, बट क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली बच्चे आंसर होता है। सवाल में उतने कॉन्सेप्ट्स नहीं फॉलो किए जाते। ठीक है, चलिए। सो क्वेश्चन अच्छा है, ऑलरेडी एग्जाम में आ भी चुका है। चलिए लिख लीजिए। पॉज करिए, ऊपर करेंगे। पॉज करिए। पॉज करिए। चलिए जी। सो बच्चे इसको पॉज करके लिख लीजिएगा। चलिए आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जी। सो ये हम ओल्ड रिकॉर्डिंग से कर लेंगे। ये अपने को दोबारा लिख के करने, क्योंकि बिल्कुल ही सेम है। डिपार्टमेंटल वाला मैंने इसलिए कराया क्योंकि ये इसमें मुझे कुछ प्रेजेंटेशन चेंजेस दिख रहे थे
जो इंस्टीट्यूट ने लेटली किए हैं, पर उसको क्या कराऊँ बताओ, वो तो ऑलरेडी किया हुआ है क्लास में। आइए जी नेक्स्ट, अकाउंटिंग फ्रॉम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स, ये पढ़ लेते हैं, हालांकि ये भी क्लास का ही है, ये करा देते हैं कोई बात नहीं, क्योंकि इनमें ये प्रैक्टिस ज़रूरी होती है। पढ़िए जी। फॉलोइंग इज द बैलेंस शीट ऑफ मिस्टर कुमार एज ऑन 31 मार्च 2020। कैपिटल अकाउंट, सन्ड्री क्रेडिटर्स फॉर परचेजेस, मशीनरी, फर्नीचर, स्टॉक, डेटर, कैश इन हैंड और कैश एट बैंक। राइट्स अक्कर्ड एंड फायर ब्रोक आउट ऑन द इवनिंग ऑफ 31 मार्च 2021। तो एक साल पुरानी बैलेंस शीट दी हुई है, एक साल बाद कहते हैं जी दंगे हो गए और आग लग गई है। डिस्ट्रॉइंग द बुक्स ऑफ अकाउंट्स एंड फर्नीचर, बुक्स ऑफ अकाउंट्स भी जल गए और फर्नीचर भी जल गया। मुझे लग रहा है ये भी सेम बुक का ही क्वेश्चन है, तो देखता हूँ ये कराना है कि रिकॉर्डिंग शेयर करनी है। द कैश अवेलेबल इन द कैश बॉक्स वॉज स्टोलन, चलो बहुत बढ़िया, कैश चोरी हो गया जी। The trader gives you the following information. Sales are 25% for cash and balance on credit. Total sales for the year ended 31 March 2021 were 25% higher than the previous year. So पिछले साल की सेल निकाल लो, इस साल की सेल 25% ज़्यादा है। All sales and purchases were evenly spread throughout the year and also in the last year. मतलब हर महीने की सेल सेम है, इस साल भी और पिछले साल भी। डेटर 2 महीने बाद पैसे देते हैं, क्रेडिटर 1 महीने बाद पैसे देते हैं। स्टॉक लेवल वॉज मेंटेन्ड एट 25,000 थ्रू आउट द ईयर, सो ओपनिंग और क्लोजिंग स्टॉक सेम है। अ स्टडी ग्रॉस प्रॉफिट रेट ऑफ 25% ऑफ टर्नओवर वाज मेंटेन्ड थ्रू आउट द ईयर। क्रेडिटर्स वर पेड बाय चेक एक्सेप्ट फॉर कैश परचेजेज ऑफ 60,000, तो ग्रॉस प्रॉफिट का रेट है 25% ऑफ सेल्स। सो प्राइवेट रिकॉर्ड्स एंड बैंक पासबुक डिस्क्लोज द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन। मिसलेनियस बिजनेस एक्सपेंस 185,500 including 20,000 paid by check, traveling expenses 24,000 paid by cash, addition to machinery 1 lakh paid by check on 1/4/20, private drawings 10,000 paid by cash, additional capital लेके आया बैंक से, तो बैंक और कैश अकाउंट अलग अलग बनने वाले हैं, दिख रहा है। कलेक्शन फ्रॉम डेटर चेक से है, डेप्रिसिएशन 15% लगानी है, कैश स्टोलन को पीएल में डालना है, लॉस ऑफ फर्नीचर को कैपिटल अकाउंट में एडजस्ट करना है। प्रिपेयर ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑफ 31 मार्च 2020 एंड बैलेंस शीट। ना बच्चे ना, ये कराने लायक सवाल नहीं है। मैं दिखाऊंगा आपको कौन सा क्वेश्चन, क्योंकि मैं शेयर करूंगा, आपकी रिवीजन तो कराऊंगा ही, मतलब मुझे कराने की ज़रूरत नहीं है, बाकी आपको तो रिवाइज कराना ही पड़ेगा ना। सो मैं दिखा दूँ आपको कौन सा क्वेश्चन है ये रहा, बिल्कुल सेम सवाल है, ये रहा जी, क्वेश्चन नंबर 22, इंपॉर्टेंट मार्क भी किया हुआ है। सो वही सब कुछ है, फिगर्स बस थोड़े से डिफरेंट है, बाकी सारा कुछ ही सेम है, सिर्फ फिगर्स डिफरेंट है। हाँ बिल्कुल, फिगर्स में थोड़ा सा अंतर है, बाकी सारा कुछ सेम। 25% फिगर्स बढ़ाए गए हैं, एक 20 का एक 60 किया गया है, 20,000 का 35,000, इस तरह से। वही देखो, डिस्ट्रॉइंग द बुक्स ऑफ अकाउंट्स एंड फर्नीचर, और कैश भी चोरी हो गया है, और लास्ट में लिखा है कैश स्टोलन को P&L में डाल दो, लॉस ऑफ फर्नीचर को कैपिटल अकाउंट में डाल दो। सारा कुछ सेम है, सारा कुछ सेम है, एक लाइन का भी अंतर नहीं है। वही मिसलेनियस बिजनेस एक्सपेंसेस, ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस, एडिशन टू मशीनरी, प्राइवेट ड्राइंग्स, सब कुछ सेम है। तो मैं क्वेश्चन नंबर 22 की रिकॉर्डिंग शेयर कर दूंगा, तो आपका ये वाला क्वेश्चन कवर हो जाएगा। क्योंकि बच्चे आपको तो रिवाइज करना है ना, कुछ नया हो तो मैं कराऊं, मैं सिमिलर क्वेश्चन की रिकॉर्डिंग शेयर कर दूंगा, आपका आरटीपी कवर हो जाएगा। और आरटीपी कवर करना होता है बिकॉज सिमिलर क्वेश्चन आपके पेपर में आ सकते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 22 की रिकॉर्डिंग इस क्वेश्चन के साथ ही आपकी शेयर हो जाएगी, तो आपका ये वाला क्वेश्चन भी कंप्लीट हो जाएगा। दोबारा करने की एटलीस्ट मुझे ज़रूरत नहीं है, आपको तो करना पड़ेगा। इम्पॉर्टेंट मार्क करिए, इजी है बट जो बार बार आता है वो इम्पॉर्टेंट तो है ही है। पढ़िए जी, द फॉलोइंग इज द बैलेंस शीट ऑफ श्री अग्नि देवी। अग्नि देव सुना था, ये अग्नि देवी है। एज ऑन 31 मार्च 2010, तो लग रहा है ओपनिंग बैलेंस शीट दी हुई है। मशीनरी, फर्नीचर, स्टॉक, डेटर, कैश, बैंक, कैपिटल अकाउंट और सन्ड्री क्रेडिटर्स। बहुत ही नॉर्मल सी ओपनिंग बैलेंस शीट दी हुई है। चलो बच गए, ओपनिंग बैलेंस शीट दी हुई है, बनानी नहीं पड़ेगी।
राइट्स अकर्ड, दंगे हो गए, ओहो हो। एंड फायर ब्रोक आउट, अग्नि देवी के यहाँ आग लग गई है। इन द इवनिंग ऑफ 31 मार्च 2013, देखा आग कितना दिन देख के लगी है, पूरा ईयर एंड पे आग लगी है। याद है आग वाला सवाल हमने क्वेश्चन नंबर 1 भी किया था। सो राइट्स अकर्ड, फायर ब्रोक आउट इन द इवनिंग ऑफ 31 मार्च 2011, डिस्ट्रॉइंग द बुक्स ऑफ अकाउंट्स एंड फर्नीचर, बुक्स भी जल गए, फर्नीचर भी जल गया। द कैशियर वॉज ग्रीवियसली हर्ट, कैशियर को बहुत चोटें आई हैं, ये सवाल है। एंड द कैश अवेलेबल इन द कैश बॉक्स वॉज स्टोलन। लो जी, कहानी सुना रहे तो। 31 मार्च को दंगे भड़क गए, आग लगा दी गई, बुक्स ऑफ अकाउंट्स जल गए, फर्नीचर जल गया, कैशियर को बहुत चोटें आई हैं, और जितना कैश बॉक्स में अवेलेबल था 31 मार्च 11 को वो चोरी हो गया। ठीक है जी। द ट्रेडर गिव्स यू द फॉलोइंग इंस्ट्रक्शंस, उसने आपको कुछ जानकारियां दी हैं। सेल्स आर अफेक्टेड एज 25% ऑफ कैश एंड बैलेंस ऑन क्रेडिट। ठीक। हिज टोटल सेल्स फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2011 वर 20% हायर देन द प्रीवियस ईयर। प्रीवियस ईयर 2010 था, ये 2011 है। इस साल पिछले साल से 20% ज्यादा सेल हुई है। All the sales and purchases of goods were evenly spread throughout the year, so also in the last year. इसका मतलब समझते हो? All the sales and purchase of goods were evenly spread throughout the year as also in the last year. इसका मीनिंग समझ लो, बार बार जरूरत पड़ेगी। मान लो आपकी टोटल सेल पूरे साल की 12 लाख है, पूरे साल की सेल 12 लाख है। इवनली स्प्रेड का मतलब है डिवाइड बाय 12, हर महीने की सेल सेम है, ये कहना चाह रहा है वो। पूरे साल की सेल 12 लाख है, सेल इज इवनली स्प्रेड, मतलब हर महीने की सेल क्या है, सेम। सो डिवाइड बाय 12, 12 लाख डिवाइड बाय 12, तो हर महीने की सेल सेम, हर महीने की परचेज भी सेम। सिर्फ इस साल ही नहीं, पिछले साल भी, ये लिखा है। ऑल द सेल्स एंड परचेजेस ऑफ गुड्स वर इवनली स्प्रेड थ्रू आउट द ईयर एज ऑल्सो इन द लास्ट ईयर। चलो, टर्म्स ऑफ क्रेडिट आ गया। डेटर्स 2 मंथ्स, क्या दिया हुआ ये, एवरेज कलेक्शन पीरियड। क्रेडिटर 1 मंथ, क्या दिया हुआ ये, एवरेज पेमेंट पीरियड। ओके। स्टॉक लेवल वॉज मेंटेन्ड एट 33,000 ऑल थ्रू आउट द ईयर। स्टॉक लेवल वॉज मेंटेन्ड एट 33,000 ऑल थ्रू आउट द ईयर, मतलब ओपनिंग स्टॉक भी 33, क्लोजिंग स्टॉक भी 33। तो ये लाइन बहुत मिलेगी आपको। इसका मतलब होता है ओपनिंग स्टॉक इज इक्वल टू द क्लोजिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक भी 33, क्लोजिंग स्टॉक भी 33। अ स्टेडी ग्रॉस प्रॉफिट रेट ऑफ 25% ऑफ टर्नओवर वाज मेंटेन्ड, जीपी रेट दिया हुआ है। क्रेडिटर्स आर पेड बाय चेक ओनली, क्रेडिटर्स को सिर्फ चेक दिया है, एक्सेप्ट फॉर कैश परचेजेस ऑफ 50,000। चलो, his private record and the bank passbook disclosed the following transactions for the year. So ये बैंक की transactions आ गई। Miscellaneous business expenses 157,500 including 5,000 paid by check and 7,500 was outstanding on 31 मार्च 2011। रिपेयर 3500 पेड बाय कैश, ऐसा सिर्फ हमारे देश में ही होता है। ऊपर लिखा है ये पासबुक की ट्रांजैक्शन है और यहाँ लिखा है पेड बाय कैश, हमारे यहाँ कुछ भी हो सकता है। आगे, एडिशन ऑफ मशीनरी 60,000 पेड बाय चेक, प्राइवेट ड्राइंग्स 30,000 पेड बाय कैश, ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस 18,000 पेड बाय कैश, इंट्रोडक्शन ऑफ एडिशनल कैपिटल बाय डिपॉजिटिंग इनटू द बैंक, कितना, 5,000। Collection from debtors were all through the checks. Depreciation on machinery is to be provided at 15% on closing book value. Closing book value पे 15% depreciation लगानी है। चलो, cash stolen is to be charged to P&L account, वो तो पता ही था। सो 31 मार्च को जो भी कैश अकाउंट का कैरी डाउन बैलेंस होगा, बिकॉज 31 मार्च इज द लास्ट डेट, वो कैश P&L में चला जाएगा, चोरी हो गया। फर्नीचर का भी लॉस हुआ था। अगली लाइन पढ़ो। लॉस ऑफ फर्नीचर इज टू बी एडजस्टेड फ्रॉम कैपिटल अकाउंट, फर्नीचर को P&L में ना डालना।
बच्चे अगर ये लाइन ना लिखी होती तो मैं फर्नीचर को भी P&L में डालता, बिकॉज ऊपर साफ साफ लिखा था कि फर्नीचर भी डिस्ट्रॉय हो चुका है। सो मैं फर्नीचर को भी P&L में डालता, पर ये जानबूझ के कह रहा है कि फर्नीचर को P&L में ना डालो, रादर फर्नीचर को किससे एडजस्ट कर दीजिए, कैपिटल अकाउंट से एडजस्ट कर दीजिए। ठीक है, मर्जी है अगले की। प्रिपेयर ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 11 and the balance sheet as on that date. Make appropriate assumptions wherever necessary. All workings should be a part of the answer. So सिवाय ये 2 पॉइंट्स के क्वेश्चन में और कोई पॉइंट नहीं है, बस ये 2 ही बातें समझने वाली है। चलें फिर ढांचा बनाते हैं, फिर समझते हैं। बनाइए जी। ट्रेडिंग and profit and loss account. बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 11। बनाओ जी वर्किंग नोट्स। चलिए, सो ओपनिंग बैलेंस शीट तो दी हुई है, बनाइए जी कैपिटल अकाउंट। अकाउंट इसमें ज़्यादा नहीं है, सवाल कोई इतना बड़ा नहीं है, बट हाँ अच्छा है, नए ज़माने का सवाल है। ब्रॉड डाउन 250 to 500। क्रेडिटर्स अकाउंट ब्रॉड डाउन 45,000। मशीनरी अकाउंट brought down 1,20,000। फर्नीचर अकाउंट brought down 20,000। स्टॉक चला जाएगा ओपनिंग स्टॉक में, और याद है ओपनिंग स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक सेम है, पर चलो फिलहाल तो हम ओपनिंग स्टॉक ही लिख रहे हैं। 33,000, बाद में जब वो पॉइंट आएगा तब बात करेंगे। डेटर्स बैलेंस ब्रॉट डाउन 1 लाख। कैश अकाउंट बैलेंस ब्रॉट डाउन 8,000। बैंक अकाउंट बैलेंस ब्रॉट डाउन 16,500। चलिए जी, सो ढांचा बन गया है, अब हम इमारत रखने को तैयार हैं। आइए जी, पहला पॉइंट दोबारा पढ़िए क्या लिखा है। सेल्स आर अफेक्टेड एज 25% फॉर कैश एंड बैलेंस ऑन क्रेडिट। चलो जब टोटल सेल पता लगेगी तो 25% कैश बाकी क्रेडिट कर देंगे। टोटल सेल्स फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 11 वर 20% हायर देन द प्रीवियस ईयर। चलो अगर पिछले साल की सेल पता लग जाए तो क्या इस साल की सेल निकल आएगी? बड़े आराम से, बिकॉज इस साल की सेल पिछले साल से 20% ज़्यादा है, इसका मतलब मुझे पिछले साल की सेल निकालनी पड़ेगी। ऑल सेल्स एंड परचेजेस वर इवनली स्प्रेड थ्रू आउट द ईयर एज ऑल्सो इन द लास्ट ईयर। सो यहाँ से तो सेल निकलेगी नहीं। अगला पॉइंट, डेटर्स 2 मंथ्स के हैं, यहाँ से सेल निकल आएगी। यस, ये एवरेज कलेक्शन पीरियड दिया हुआ है।
और पिछले साल के डेटर भी पता है क्लोजिंग, देखो ऊपर बैलेंस शीट में 1 लाख, ये पिछले साल के क्लोजिंग डेटर है। इस साल का ओपनिंग मतलब पिछले साल का क्या, क्लोजिंग। तो पिछले साल के डेटर पता है, एवरेज कलेक्शन पीरियड पता है, यहां से पिछले साल की क्रेडिट सेल निकलेगी और वो क्रेडिट सेल 75% होगी, बिकॉज 25% कैश है, तो 25% जोड़ेंगे, पिछले साल की टोटल सेल निकलेगी। फिर उस टोटल सेल में 20% ऐड करेंगे तो इस साल की सेल निकलेगी, और इस साल की सेल का 25-75 करेंगे तो कैश और क्रेडिट सेल निकलेगी। तभी उसने लिखा था एज ऑल्सो इन द लास्ट ईयर। इवनली स्प्रेड का मतलब क्या है कि टोटल जितनी भी सेल है उसके 2/12 मेरे डेटर्स है। इवनली स्प्रेड यही होता है कि हर महीने की सेल सेम है, तो मतलब पूरे साल की सेल इंटू 2/12 कर दोगे तो डेटर आ जाएंगे। और डेटर कितने हैं, 1 लाख। डेटर कितने हैं, 1 लाख पिछले साल के। सो पहले हम पिछले साल की सेल निकालेंगे, फिर उससे हम इस साल की सेल निकालेंगे। वेरी ट्रिकी पॉइंट, बस यही एक पॉइंट है इसमें, और तो कोई पॉइंट है ही नहीं, समझ गए। सो डेटर 2 महीने के हैं, पिछले साल भी 2 महीने के थे, बिकॉज पिछले साल भी सेल इवनली ईयर थी और पिछले साल के क्लोजिंग डेटर पता है। सो इधर देखिए वर्किंग नोट, कैलकुलेशन ऑफ सेल्स। तो सबसे पहले सेल ऑफ प्रीवियस ईयर, सो एवरेज कलेक्शन पीरियड का फॉर्मूला पेपर में तो बच्चे फॉर्मूले से ही करना पड़ेगा, तो उल्टा फॉर्मूला होता है डेटर टर्नओवर रेशियो से, क्लोजिंग डेटर्स डिवाइडेड बाय सेल्स इंटू 12। सो पिछले साल के डेटर्स कितने हैं, 1 लाख, तो यहाँ से पिछले साल की सेल निकलेगी, तो प्रीवियस ईयर सेल, प्रीवियस ईयर क्रेडिट सेल, सॉरी प्रीवियस ईयर क्रेडिट सेल, तो 1 लाख इंटू 12 डिवाइड बाय 3, 4 लाख। एवरेज कलेक्शन पीरियड 2 है, सॉरी। सो ये आ गई आपकी 6 लाख, यस। सो पिछले साल की क्रेडिट सेल 6 लाख है और सेल है 25% कैश और 75% क्रेडिट, है ना, तो ये 75% है। सो यहाँ से टोटल सेल्स ऑफ प्रीवियस ईयर निकाल लेंगे, टोटल सेल्स ऑफ प्रीवियस ईयर। सो 6 लाख अगर 75% की वैल्यू है, सो टोटल कितना, 8 लाख। सो पिछले साल हमने 8 लाख रुपए की सेल करी थी, इस साल की सेल पिछले साल से 20% ज़्यादा है। सेल्स ऑफ करंट ईयर, आठ लाख इंटू 1.20, सीधा भी कर सकते हो, 8 लाख प्लस 20%, 9,60,000। और इसमें से कैश सेल कितनी है, 25%, और क्रेडिट सेल कितनी है, 75%। सो 9,60,000 का 25%, 2,40,000, 7,20,000। लो जी, यही एक अच्छा पॉइंट है पूरे क्वेश्चन में, और कोई नहीं है इस सवाल में पॉइंट, यही एक पॉइंट था बस, कि किस तरीके से पहले आपको, क्या ये हर सवाल में ऐसे ही आएगा, मैं जितने क्वेश्चन कराऊंगा हर सवाल में ये पॉइंट देखना अलग तरीके से आएगा। सो प्रैक्टिस हो जाएगी बहुत अच्छी, ठीक है। सो कैश सेल निकल चुकी है, क्रेडिट सेल निकल चुकी है। एक काम आप और भी कर सकते हो, आप यहां से क्लोजिंग डेटर्स भी निकाल सकते हो। अच्छा, बिल्कुल, 7,20,000 की क्रेडिट सेल है और कितने महीने के डेटर हैं, 2 महीने के। अरे इस साल की क्रेडिट सेल पे निकालोगे ना, पिछले साल की क्रेडिट सेल कितनी थी, 6 लाख। सो 6 लाख इंटू 2/12, हाँ ठीक है, 6 लाख इंटू 2/12, डेटर कितने आ गए थे, 1 लाख। इस महीने की क्रेडिट सेल कितनी है, इस साल की 7,20, और 2 महीने के डेटर्स हैं 1,20,000, तो क्लोजिंग डेटर्स भी निकल आए। ये लो, फॉर्मूला भी लगा दो, एवरेज कलेक्शन पीरियड का फॉर्मूला लगा दो, सेल पता है, डेटर बैलेंसिंग फिगर निकल आएंगे। सो आप फॉर्मूला लगा के कर लो या सीधा ही कर लो, आपको बोला सीधा करो,
कि 7,20,000 की सेल है, 2 महीने के डेटर हैं, 7,20,000 12 महीने का है और इवनली अक्कड़ है, सो आराम से डिवाइड बाय 12 कर सकते हैं, वो 2 महीने के निकाल लो। सो यहां से कैश सेल निकल आई, क्रेडिट सेल निकल आई और क्लोजिंग डेटर्स निकल आए, काफी कुछ निकल आया इसी पॉइंट से। तो कैश सेल डालेंगे कैश अकाउंट में। सो ये पॉइंट बहुत प्रैक्टिस होने वाला है, हर क्वेश्चन में अलग अलग तरीके से आएगा। क्रेडिट सेल जाएगी डेटर अकाउंट में 720, डेटर से कैरी डाउन भी निकलेंगे 120, ये हो गया इनका एक इफेक्ट। टोटल सेल जाएगी ट्रेडिंग अकाउंट में और डेटर जाएंगे क्लोजिंग बैलेंस शीट में। तो देखो कितनी सारी आइटम्स यहीं से निकल आई। मैं फिर कह रहा हूं कि अगर ऐसे नहीं निकालना तो ऐसे निकाल लो। एवरेज कलेक्शन पीरियड का फॉर्मूला क्या है? क्लोजिंग डेटर्स डिवाइडेड बाय क्रेडिट सेल्स इंटू 12। सो 2 इज इक्वल टू, डेटर्स निकालने हैं, क्रेडिट सेल कितनी है 720 इंटू 12। तो यहां से भी सेम ही आएगा 720 इंटू 2/12, ठीक है। सो वही आएंगे डेटर्स आपके 1,20,000। बट मैं तो कहता हूँ आप सीधा समझिए कि अगर आपको सेल पता है तो डेटर निकालना आपके लिए कोई मुश्किल काम नहीं है, ठीक है। चलिए जी, सो पहला पॉइंट ही जबरदस्त था, आगे बढ़िए। क्रेडिटर का भी 1 मंथ दिया हुआ है, सर क्या क्रेडिटर का भी ऐसे करूं, पिछले साल की परचेज निकाल लूं? बिकॉज क्लोजिंग क्रेडिटर्स तो पिछले साल के भी पता है, और देखो क्लोजिंग क्रेडिटर कितने हैं पिछले साल के 45,000 और क्रेडिट पीरियड 1 मंथ है। पिछले साल की परचेज कितनी, पिछले साल की परचेज कितनी, ये 45,000 एक महीने का है तो 12 का कितना, पिछले साल की परचेज 540, पिछले साल की परचेज 540, इस साल की कितनी पता ही नहीं। सेल तो लिखा हुआ था कि इस साल पिछले साल से 20% ज़्यादा सेल है, तो मैंने ऐसे किया, परचेज को ऐसे थोड़ा कर सकता हूँ, तो इसलिए परचेज ऐसे नहीं निकलेगी। ये बेवकूफ़ बनाने के लिए नहीं दिया, परचेज किसी और तरीके से निकालनी पड़ेगी। सो प्लीज़ दिमाग लगा के कि क्रेडिटर्स पिछले साल के दिए हैं, क्रेडिट पीरियड दिया है, ओके मान लिया आपकी बात, पिछले साल की परचेज आ गई 540, मान लिया आपकी बात, बट उससे इस साल की कैसे निकलेगी? कुछ लिखा थोड़ा हुआ है, सेल का तो लिखा हुआ था कि सेल 20% ज़्यादा है, परचेज नहीं लिखी। सो परचेज बाद में बात करते हैं, आगे चलिए। स्टॉक लेवल वॉज मेंटेन्ड एट 33,000 थ्रू आउट द ईयर, सो ओपनिंग स्टॉक इज इक्वल टू क्लोजिंग स्टॉक। सो बाय क्लोजिंग स्टॉक 33,000। सेकेंड इफेक्ट, क्लोजिंग स्टॉक कहाँ जाता है? बैलेंस शीट में 33,000। आगे जीपी रेशियो ऑफ 25% ऑन टर्नओवर वाज मेंटेन्ड थ्रू आउट, तो सेल का 25% जीपी रेशियो है, तो सेल आपको पता है, सो जीपी निकाल लो। 9,60,000 का 25%, 240 बनता है मेरा ख्याल, यस। सो बाय ग्रॉस प्रॉफिट 2,40,000, बाय ग्रॉस प्रॉफिट 2,40,000। आगे द क्रेडिटर्स आर पेड बाय चेक ओनली, बात की बात है, पर एक कैश परचेज है 50,000 की, ये डाल दो, बाय परचेजेस 50,000, टू परचेजेस इनर कॉलम में। वैसे पता है परचेज बैलेंसिंग फिगर में निकल रही है, चलो बाद में देखते हैं, आगे चलिए। प्राइवेट रिकॉर्ड से कुछ पता लगा, मिसलेनियस बिजनेस एक्सपेंसेस अकाउंट बनेगा इसका, बिजनेस एक्सपेंस अकाउंट, पढ़िए जी, बीडीसीडी तो है नहीं, पढ़िए। 157,500 के खर्चे हैं, 5,000 चेक में पे किए, 7,500 पे ही नहीं किए, बाकी कैश। सो 157,500 तो P&L में जाएगा टोटल 157,500। बैंक के जरिए कितने पे करे? 5,000,
कितने पे ही नहीं करे, कैरेट डाउन 7500। तो बताओ फिर बाकी कहाँ से पे करे, कैश 1,45,000। सो अप्रोप्रिएट जगह पे पहुंचाना है। 157,500 P&L में चला जाएगा टू एक्सपेंसेस। अरे और कुछ नहीं है सवाल में, बाकी तो नॉर्मल जैसे बाकी सवाल किए वैसे ही है। बैंक में जाएगा 5,000, कैश में जाएगा 145, और कैरेट डाउन बैलेंस शीट में जाएगा एक्सपेंसेस आउटस्टैंडिंग 7,500। आगे रिपेयर 3,500 पेड बाय कैश, सो P&L में आएगा। टू रिपेयर 3,500, सो कैश में। बाय रिपेयर 3,500। एडिशन टू मशीनरी 60,000 पेड बाय चेक, सो बैंक में। बाय मशीनरी 60,000 मशीनरी में, टू बैंक 60,000। प्राइवेट ड्राइंग्स 30,000 पेड बाय कैश, बनाइए कैपिटल अकाउंट, यहां बना लो छोटा सा। टू ड्राइंग्स कितनी है, 30,000 कैश में, सो कैश में लिखो बाय ड्राइंग्स 30,000। ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस 18,000 पेड बाय कैश, बाय ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस P&L में जाएगा। ये तो बड़ी इजी पॉइंट्स है। टू ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस 18,000। कैपिटल लाया 5,000 बैंक के जरिए, तो बैंक टू कैपिटल 5,000 कैपिटल में, बाय बैंक 5,000। कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स वर ऑल थ्रू चेक, वो तो बैलेंसिंग फिगर आएगा। 15% क्लोजिंग बुक वैल्यू मशीनरी पे डेप्रिसिएशन लगाइए, मतलब वो बताना चाह रहा है कि जो मशीन खरीदी है वो साल के शुरू में ही खरीदी है, तभी क्लोजिंग पे लगवा रहे। एक 20 + 60, एक 80 का 15%, 27,000। So to depreciation on machine, $27,000। आगे कैश स्टोलन P&L में डाल देंगे, फर्नीचर कैपिटल में डाल देंगे। फर्नीचर तो डाल दो जी कैपिटल में, बाय कैपिटल अकाउंट 20,000। तो बड़े बड़े सवाल हैं, अच्छे सवाल हैं। और कैपिटल में क्या लिखोगे, टू फर्नीचर 20,000। अच्छा कैपिटल का ब्रॉड डाउन, कैपिटल अकाउंट ऊपर बनाया हुआ था, ओ हो एवं यहाँ डाली जा रहे हैं। कैपिटल अकाउंट ये बनाया तो है, मुझे याद आ गया। बाय बैंक 5,000। मैं भी कहूँ ओपनिंग बैलेंस कहाँ गया, मैंने तो डाला था। टू ड्राइंग्स कितने थे, 30,000। और टू फर्नीचर 20,000। चलिए जी, अभी भी क्रेडिटर 1 मंथ का कोई ट्रीटमेंट नहीं हुआ, सो देखेंगे उसका क्या करना है। चलिए पैकअप करते हैं। क्रेडिटर में तो कुछ आया ही नहीं, परचेज भी मिसिंग है, कैश पेड भी मिसिंग है, और कैरेट डाउन भी मिसिंग है। सो क्रेडिटर का तो देखना पड़ेगा, पंगा हो गया ये तो। चलो कोई नहीं। मशीन का कैरेट डाउन 1,80,000 माइनस 27,000, 1,53,000। सो मशीनरी 1,53,000। डेटर से क्या निकलेगा, कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स वर ऑल थ्रू चेक, बाय बैंक
1,00,000 प्लस 720 माइनस 120 7,00,000। तो बैंक में 2 डेटर्स 7,00,000। कैश अभी बंद हो नहीं सकता, फर्नीचर बंद हो चुका है, बिजनेस एक्सपेंसेस हो चुका है। क्रेडिटर का फिर नहीं कुछ बना बेचारे का, बनेगा। अब देखो क्रेडिटर कैसे निकलेंगे। सबसे पहले तो यहाँ से परचेज निकलेगी, बैलेंसिंग फिगर, क्रेडिट परचेज, कैश परचेज दी हुई है 9,60,000 प्लस 33,000 माइनस 33,000 माइनस 240, 720 की टोटल परचेज है, जिसमें से 50,000 की कैश परचेज। तो क्रेडिट परचेज कितनी? 6,70,000। ठीक है, तो अपने आप परचेज निकल आई, बाय परचेजेस 670, और यहां से क्रेडिटर्स का कैरी डाउन निकलेगा। 670 पूरे साल की है, और क्रेडिटर कितने महीने के? एवरेज पेमेंट पीरियड 1 मंथ। फॉर्मूले से भी निकाल सकते हैं, मैं ऐसे ही निकाल रहा हूँ। 6 जैसे डेटर निकाले थे, क्रेडिट परचेज मिल गई पूरे साल की, और 1 महीने के क्रेडिटर्स हैं 55,833। ये ढूंढना था सवाल में। क्रेडिटर्स हम डेटर की तरह नहीं ढूंढ सकते थे। सो 55,833, दिस इज योर क्रेडिटर्स। तो यहां से निकल आएगा टू बैंक, क्योंकि क्रेडिटर्स को पेमेंट भी कैसे होती थी? चेक से ही होती थी। सो 45,000 प्लस 670 माइनस 55,833, 659,167 बैंक में डालिए, बाय क्रेडिटर्स 659,167। निकाल लो जी बैंक का कैरी डाउन बैलेंस। $5,000 प्लस 60,000 659,167 माइनस 16,500 माइनस 5,000 माइनस 7,00,000। ओवरड्राफ्ट आ रहा है, इस साइड आ रहा है 2,667। सो बैंक का ओवरड्राफ्ट आ गया जी। और कैश का जो भी बैलेंस बचेगा कहाँ डालना है? P&L में। निकालिए कैश का बैलेंस, 8,000 प्लस 240 माइनस 50,000 माइनस 145,000 माइनस 3,500 माइनस 30,000 माइनस 18,000, 1,500 रुपये। तो ये भी चोरी हो गया। देखो, निकालो जी नेट प्रॉफिट। सो इस सवाल में आपको एवरेज कलेक्शन पीरियड का बढ़िया से समझ में आया। और भी बड़े सारे क्वेश्चंस आएंगे अब इस तरह के, देखना, जहां हम ये सारे काम करने वाले हैं। 32,500 यही आंसर है, यही है जी। सो बाय नेट प्रॉफिट 32,500, बताइए जी। टू बैलेंस कैरिड डाउन 32,500 प्लस 5,000 प्लस 252,500 माइनस 30 माइनस 20, 2,40,000। चलिए लगाइए टोटल, 55,833 प्लस 7,500 प्लस 2,667, 3,06,000 माइनस 120 माइनस 33, बिल्कुल ठीक। लो, क्लियर है। सो ये अच्छे क्वेश्चंस की श्रृंखला शुरू हुई है आज, जो 1-2 दिन अभी चलती रहेगी। चलिए लिखिए जल्दी। होमवर्क कोई नहीं है आज, इसी को रिवाइज करके आइएगा, कल और बातें करेंगे।
पॉज करिए, ऊपर करेंगे। पॉज करिए, ऊपर करेंगे। सो सवाल कोई बड़ा नहीं था, बस वो एक पॉइंट ध्यान से करना है, बस और कुछ नहीं था। पॉज करिए। सो आज हमने काफ़ी बड़े बड़े 3 क्वेश्चंस कर लिए हैं। पॉज करिए। पॉज करिए। चलिए, सो होमवर्क कोई नहीं है, देखूं ज़रा कोई दे दूं, अगर कोई बनता है तो। चलो रहने दो, कल देंगे। एक ट्राई करना है तो क्वेश्चन 18 ट्राई कर लेना, कल मैंने आते ही ये कराना है। क्वेश्चन नंबर 18 ट्राई कर लेना, अगर हो गया तो बढ़िया। सेम नहीं है, ये बता रहा हूँ, सेम नहीं है, अलग तरह का सवाल है। ठीक है, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, कल फिर मिलते हैं, बाय। सो आइए, एक आखिरी सवाल बचा है, हालांकि वो भी किया हुआ है। फ्रेमवर्क, तो जो लास्ट लेक्चर हमने फ्रेमवर्क का आपको कराया था, उसमें गोइंग कंसर्न और नॉन गोइंग कंसर्न बेसिस पे पीएल वाला एक सम कराया था, ये वही क्वेश्चन है। सो करा देते हैं, ये किया हुआ है वैसे, चलो अभी ये आखिरी है तो ये करा देते हैं। समराइज्ड बैलेंस शीट ऑफ क्लोथ ट्रेडर एज ऑन 31 मार्च 2020 इज गिवन बिलो। फिक्स्ड एसेट, क्लोजिंग स्टॉक, ट्रेड रिसीवेबल, डेफर्ड एक्सपेंसेस, कैश एट बैंक, कैपिटल, पीएल, 10% लोन और ट्रेड पेबल। एडिशनल इंफॉर्मेशन, रिमेनिंग लाइफ ऑफ फिक्स्ड एसेट है 8 साल, पैटर्न ऑफ यूज़ इवन है, एनआरवी ऑन 31 मार्च 2021 है 3,25,000। क्या करना है धीरे धीरे देखेंगे। परचेजेज एंड सेल्स इन 2021 अमाउंटेड टू दिस एंड दिस रिस्पेक्टिवली। ये 31 मार्च 20 का डेट है, आपको अगले साल का ट्रेडिंग पीएल मांगेगा, तो 20-21 के परचेजेस दिए हुए हैं। कॉस्ट एंड एनआरवी ऑफ द स्टॉक ऑन 31 मार्च 2021 वॉज 2 लाख एंड 2.5 लाख रिस्पेक्टिवली। तो 31 मार्च 21 को क्लोजिंग स्टॉक का कॉस्ट और एनआरवी दोनों दिए हुए हैं। एक्सपेंसेस फॉर द ईयर 78,000 विच इंक्लूड्स इंटरेस्ट ऑन लोन अमाउंट फॉर द ईयर। सो 78,000 का खर्चे हैं, 10% ब्याज इंक्लूड करके है। डेफर्ड एक्सपेंसेस 5 साल में राइट ऑफ करने हैं। ट्रेड रिसीवेबल ऑन 31 मार्च 2021 1.5 लाख, उसमें से 5,000 डाउटफुल हैं। कलेक्शन ऑफ अनदर 25,000 डिपेंड्स ऑन सक्सेसफुल री इंस्टॉलेशन ऑफ सर्टन प्रोडक्ट सप्लाइड टू द कस्टमर। 5,000 तो डाउटफुल हैं, 25,000 और हैं, वो तभी मिलेंगे जब आप कोई इक्विपमेंट सप्लाई करेंगे। अगर आप सप्लाई नहीं करेंगे तो आपको वो 25,000 भी नहीं मिलेंगे। क्लोजिंग ट्रेड पेबल 75,000 है, जो कि 10% डिस्काउंट पे सेटल होते दिख रहे हैं। कैश बैलेंस 31 मार्च 2021 का 4,22,000 है। देयर इज़ एन अर्ली रीपेमेंट पेनल्टी फॉर द लोन। अगर आप लोन जल्दी वापस करेंगे तो बैंक आप पे पेनल्टी लगाएगा। सो मैं क्लास में भी बोलता होता था कि आपको बड़ा अजीब लगेगा कि एक तो हम लोन वापस करने जा रहे हैं और ऊपर से बैंक हम पे पेनल्टी लगाता है। यस, लगाता है। बैंक कहता है क्यों वापस करने आए हो, मुझे पैसा चाहिए नहीं, मैं तो आगे लोग ढूंढ रहा हूँ पैसा देने के लिए। हालांकि प्रैक्टिकली आजकल नहीं लगती इतनी प्री पेमेंट पेनल्टी, बट सवाल ने दी हुई है। यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर नॉट अज्यूमिंग गोइंग कंसर्न प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट। सो हमने क्लास में सीखा था कि अगर गोइंग कंसर्न नहीं है तो बिजनेस बंद होने वाला है, तो सब कुछ नेट रियलाइजेबल वैल्यू पे आपको दिखाना पड़ेगा। बिकॉज आप बिजनेस बेचने जा रहे हैं, बिजनेस बंद होने जा रहा है, तो कॉस्ट मॉडल किसी भी तरह से आपका रेलेवेंट नहीं होता। आपको सब कुछ शॉर्ट टर्म सोच के रियलाइजेबल वैल्यू पे ही दिखाना पड़ेगा। सो हर चीज़ के बारे में बताया गया है।
ट्रेडिंग और पीएल बनाना है। सो ये क्लास में किया हुआ क्वेश्चन है, हालांकि हमने 2 बार किया था, अज्यूमिंग गोइंग कंसर्न, नॉट अज्यूमिंग गोइंग कंसर्न, जबकि इस सवाल में सिर्फ और सिर्फ नॉट अज्यूमिंग गोइंग कंसर्न ही मांगा गया है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, नॉट अज्यूमिंग गोइंग कंसर्न, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, नॉट अज्यूमिंग गोइंग कंसर्न। सो बिल्कुल सिंपल है, हर चीज़ रियलाइजेबल वैल्यू पे आएगी और बैलेंस शीट भी वही है। बैलेंस शीट किस दिन है? एज ऑन 31 मार्च 2021, नॉट अज्यूमिंग गोइंग कंसर्न, नॉट अज्यूमिंग गोइंग कंसर्न। चलिए जी, सो सबसे पहले टू ओपनिंग स्टॉक। सो 31 मार्च 2020 का क्लोजिंग स्टॉक ही आपका क्या बन जाएगा? ओपनिंग स्टॉक 1,50,000, ऊपर बैलेंस शीट में दिया हुआ है, वही आपका ओपनिंग स्टॉक हो गया। अब पढ़िए जी नीचे, फिक्स्ड एसेट्स की लाइफ है 8 साल। अब बच्चे क्योंकि बिजनेस बंद होने वाला है तो आप डेप्रिसिएशन नहीं लगाएंगे, आपको फिक्स्ड एसेट्स नेट रियलाइजेबल वैल्यू पे दिखाने पड़ेंगे, और नेट रियलाइजेबल वैल्यू 31 मार्च 2021 की है 3,25,000। तो जो फिक्स्ड एसेट्स हम बैलेंस शीट में दिखाएंगे वो कितने दिखाएंगे? 3,25,000। अब 31 मार्च 2020 को फिक्स्ड एसेट्स है 360, तो फिर बाकी आपको डालनी पड़ेगी क्या? डेप्रिसिएशन। 3,60,000 माइनस 325, सो 35,000 की आपकी आ गई क्या? डेप्रिसिएशन। और अगर गोइंग कंसर्न होता तो हम 360 डिवाइडेड बाय 8 करके डेप्रिसिएशन डालते। ठीक है, आगे परचेजेस दिए हुए हैं, तो 2 परचेजेस 22,50,000, सेल्स भी दिए हुए हैं, बाय सेल्स 27,50,000। आगे फिर क्लोजिंग स्टॉक की कॉस्ट और एनआरवी दोनों दी हुई है, क्योंकि आपने स्टॉक बेचना है तो आपके लिए एनआरवी रेलेवेंट है। कितनी? 2,50,000। सर आपने तो पढ़ाया था कॉस्ट और एनआरवी विच एवरेज लोअर आता है, यहाँ तो कॉस्ट कम है फिर भी आप एनआरवी लिख रहे हैं। बच्चे ये नॉट गोइंग कंसर्न है, यहाँ एनआरवी आना है, यहाँ आप कोई एएस नहीं लगने वाला, हर चीज़ एनआरवी पे आने वाली है। तो ये स्टॉक यहाँ पे भी आ जाएगा आपका, हालांकि कॉस्ट कम है बट स्टिल आपको एनआरवी पे ही दिखाना पड़ेगा बिकॉज आप बेचने वाले हैं इसको। एक्सपेंसेस वो कह रहा है 78,000 है, जिस पे इंटरेस्ट ऑन लोन इंक्लूडेड है। सो इंटरेस्ट ऑन लोन हम अलग से डाल देंगे, है ना, कि डाल दें सीधे सीधे डाल देते हैं, अलग से क्यों डालना है? इंटरेस्ट ऑन लोन भी तो पीएल में ही आना है। फिर डेफर्ड एक्सपेंसेस वो कह रहा है 5 साल में राइट ऑफ होंगे। ऊपर बैलेंस शीट में देखो डेफर्ड एक्सपेंसेस हैं 50,000। अब काहे के 5 साल, बिजनेस बंद होने जा रहा है तो डेफर्ड एक्सपेंसेस पूरे के पूरे राइट ऑफ हो जाएंगे। डेफर्ड कॉस्ट कितनी? 50,000। अगर गोइंग कंसर्न होता तो 10,000 डेबिट होता, 40,000 बैलेंस शीट में जाता, पर अब तो बिजनेस बंद ही हो जाना है तो काहे के 5 साल, चुपचाप पीएल में डालो। ट्रेड रिसीवेबल हैं 150 के, जिसमें से 5,000 डाउटफुल हैं, तो 2 प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। एक तो 5,000 प्लस 25 तब मिलने हैं जब प्रोडक्ट सप्लाई करोगे। अब आप प्रोडक्ट सप्लाई कर ही नहीं सकते बिकॉज बिजनेस बंद होने वाले। नॉट अज्यूमिंग गोइंग कंसर्न 30,000। तो बताओ यहाँ ट्रेड रिसीवेबल कितने आएंगे? ट्रेड रिसीवेबल दिए हुए हैं 1,50,000 माइनस 30,000, 1,20,000। इस तरीके से करना है। क्लोजिंग ट्रेड पेबल 75,000 जो कि 10% डिस्काउंट पे सेटल होंगे। वैसे तो हम डिस्काउंट कभी कंसिडर नहीं करते, पर यहाँ हम कंसिडर कर लेंगे बाय डिस्काउंट रिसीवेबल, क्योंकि हम बिजनेस बंद करेंगे तो ट्रेड पेबल को आज ही पे कर देंगे 7,500। तो यहाँ पे ट्रेड पेबल कितने दिखाएंगे बताओ? 75,000 माइनस 7,500,
67,500। वैसे कभी प्रोविजन फॉर डिस्काउंट नहीं आता, क्रेडिट पे नहीं आता, क्योंकि वो प्रूडेंस के अगेंस्ट है, पर गोइंग कंसर्न नहीं है ना, अब तो बिजनेस बंद होने वाला है, तो ये डिस्काउंट तो हमें मिलेगा ही मिलेगा। कैश बैलेंस दिया हुआ है 4,22,000। लोन प्री पेमेंट पे एक पेनल्टी है, तो 2 प्री पेमेंट पेनल्टी, क्योंकि अब लोन भी वापस होगा, बिजनेस बंद होने वाला है तो लोन वापस होगा, सो प्री पेमेंट पेनल्टी लगने वाली है 25,000। लोन कितने का है 210, उसमें ये 25 जोड़ दीजिए। पे थोड़ा हुई है, अभी पे थोड़ा हुई है, पे होनी है, क्योंकि जब आप लोन वापस जल्दी करने जाएंगे तो आपको इतनी पेनल्टी देनी पड़ेगी, तो आपकी लोन की अमाउंट बढ़ जाएगी कॉरस्पॉन्डिंगली। बैलेंस शीट में कैपिटल है एक, वो आ जाएगा 3 लाख, और एक पीएल का बैलेंस निकाल के डालना है, बस हो गया सवाल। चलिए जी, नेट प्रॉफिट निकाल लीजिए। ग्रॉस प्रॉफिट की ज़रूरत नहीं, बिकॉज क्वेश्चन ने पीएल ही मांगा है, ट्रेडिंग तो मांगा नहीं। सो ये होता है नॉट अज्यूमिंग गोइंग कंसर्न, क्लास में बड़े अच्छे से किया हुआ है लास्ट लेक्चर में। सो कब कोई चीज़ कराई है और वो पेपर में आएगी, देखो लास्ट लेक्चर तक इम्पॉर्टेंट होते हैं सीए में, आप कुछ नहीं छोड़ सकते। 389,500। सो पुराना पीएल है 125 प्लस 389,500, 5,14,500 लगाइए जी टोटल। $11,17,000। बिल्कुल, तो ये भी क्लास में किया हुआ था, मैंने कहा चलो आखिरी है सो ये करा देते हैं। पॉज करिए, ऊपर करेंगे। चलिए, सो आराम से बच्चे इसको पॉज करके लिख लीजिएगा। सो इससे हमारा बच्चे पूरा आरटीपी ख़त्म हो गया है ना, इसके बाद के हम ऑलरेडी कर चुके हैं। सो इस आरटीपी में अगर कुछ नया था तो वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के कुछ क्वेश्चंस थे जो नए थे, प्लस कंपनी अकाउंट्स में जो एक आधी अमेंडमेंट थी उसमें कुछ नई बातें थी। बाकी तो बच्चे आरटीपी बहुत ईजी था, मैंने सारा आपको बताया कौन सा नया क्वेश्चन था, कौन सा पुराना क्वेश्चन था, सारे हमने अच्छे से कर लिए। आई होप सो आप भी अच्छे से करके जाएंगे, किस्मत अच्छी हुई तो आरटीपी से सीधा ही कोई ना कोई सम आपको पेपर में मिल जाएगा। ठीक है, चलिए, सो आज की बात यही ख़त्म करते हैं, फिर मिलेंगे किसी और क्लास में। बहुत बहुत धन्यवाद, बाय।